स्टार्ट विथ द अनदर चैप्टर दैट इज डिपॉजिट। एकदम आराम से फोकस करना, बहुत ही प्यारे नोट्स आप लोगों के बनाए कि सारा का सारा डिपॉजिट चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो आपके जहन में उतर जाना चाहिए, है ना। सर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यह आता है कि ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्या है बच्चों, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। और पूरी चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। आपका एक सेक्शन है गाइस, चलो सबसे पहले ध्यान देना, एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 73, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसके अलावा अनदर सेक्शन 76, अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसके अलावा सेक्शन 73 और सेक्शन 76, अगर आप इसका उल्लंघन करते हो, तोड़ते हो, तो देयर इज अ सेक्शन नंबर 76A जो आपको पेनल्टी लगाता है, ठीक है। ये 3 ही सेक्शन है जो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ने हैं, लेकिन इस सेक्शन चैप्टर के अंदर रूल्स काफी ज्यादा है, तो सारे के सारे रूल्स भी हम लोगों को साथ में पढ़ने हैं। सेक्शन बहुत कम है, सेक्शन के अगर तुम क्या कर लो 10x कर दो तो आपको रूल मिल जाएंगे इसके, ठीक है ना। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विथ, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सर व्हेनेवर कंपनी इज इन नीड ऑफ द मनी, ठीक है, तो कंपनी को पैसा रेज करने का तरीका क्या होता है। एक तो बोले कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी शेयर इशू कर सकती है। अगर कंपनी ने शेयर इशू किया दैट इज बिकम योर ओन कैपिटल, वो तुम्हारा ओन कैपिटल हो जाएगा। और जिस व्यक्ति ने आपको पैसा दिया दैट पर्सन बिकम शेयर होल्डर एंड द शेयर होल्डर आर नथिंग बट द एज गुड एज द ओनर ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है। अब सपोजिंगली तुमको पैसे का रिक्वायरमेंट है 10 करोड़, 5 करोड़, 500 करोड़, ठीक है, इसके लिए तुमने शेयर इशू कर दिए। और जो तुमने शेयर इशू कर दिया ना भाई साहब, यू गॉट अनदर पर्सन इन योर कंपनी, वो आपके सर के ऊपर आके बैठ गया, ही बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ योर कंपनी। लेकिन इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है हमारे पास कि सर रेदर देन इशूइंग शेयर, अगर मैं लोन ले लेता था, अगर मैं लोन ले लेता था, तो जैसे ही लोन को मैं यूज करता था बिजनेस पर्पस के लिए, और जैसे ही मेरा पर्पस कंप्लीट हो जाता, मैं लोन का क्या करता सर, लोन का मैं रीपेमेंट कर देता। और जैसे ही आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया, डोंट यू थिंक देयर इज नो वन हु इज अ ओनर ऑफ योर कंपनी। तुमने नए लोगों को अपने कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं किया। आप लोगों को दोनों कैपिटल के बीच में का फर्क समझ में आया क्या, शेयर कैपिटल के पीछे का पर्पस और ओन कैपिटल के पीछे और बोरोड कैपिटल। तो जब बात आती है बोरोड कैपिटल के, तो हमारे पास क्या क्या तरीके होते हैं बच्चों, ध्यान देना। एक तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है लोन, एक तो ऑप्शन होता है लोन। फिर चाहे तो आप लोन शॉर्ट टर्म्स के लिए लो या आप लोन लॉन्ग टर्म के लिए लो, कम समय के लिए लो, ज्यादा समय के लिए लो, फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप लोग लोन ले सकते हो। सर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या अवेलेबल है गाइस, दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है डिबेंचर इशू करना। मतलब आप डिबेंचर इशू करो और डिबेंचर इशू कर आप लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो, एज गुड एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर सकते हो, क्योंकि डिबेंचर आप 30-30 साल तक भी इशू कर सकते हो। हाँ, या फिर अगर आपका शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, साल 2 साल 3 साल का रिक्वायरमेंट है, तो एक ऑप्शन बचता है सर डिपॉजिट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाई शुड आई इशू द डिबेंचर और व्हाई शुड आई इशू द डिपॉजिट, इट इज बेटर टू टेक अ लोन, इट इज बेटर टू टेक अ लोन। तो बच्चों अगर आप बैंक के पास जाते हो और आप बैंक से लोन लेते हो, तो बैंक वाला आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाएगा बताओ, 18% से 20% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा, ठीक है। अब सोचो बैंक के पास ये पैसा कहां से आया होगा, ठीक है। देर आर द पर्सन, मतलब जनरल पब्लिक, आई कैन से जनरल पब्लिक के पास, जिनका क्या होता है बच्चों सुनना, जिनकी इनकम उनकी लायबिलिटी से ज्यादा है, ये लोग कर सकते हैं सेविंग। अब सेविंग वाला जो पैसा है, एक तो इनके पास ऑप्शन अवेलेबल है, कहां पे डालो, शेयर मार्केट के अंदर। शेयर मार्केट के अंदर अगर आपने पैसा डाला तो देर आर रिस्क इन्वॉल्व, शेयर मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है, तो देर आर हाई चांसेस कि आपका पैसा क्या हो सकता है, डूब सकता है। अच्छा सर व्हाट इज अनदर ऑप्शन, सेफेस्ट पॉसिबल तरीका क्या है हमारे पास, बैंक में जाओ। अब बैंक में अगर जाओगे तुम्हारे पास और 2 ऑप्शन है, एक तो तुम सेविंग अकाउंट में रखो, द मोमेंट आप सेविंग अकाउंट में रखोगे आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। या फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में डाल के रख दो। एक पर्टिकुलर टर्म के पास आपने बैंक के लिए पैसा दे दिया, आप विड्रॉ करने की इच्छा नहीं रखते हो, तो आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया। फिक्स डिपॉजिट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 7%, ठीक है। और जो पैसा आपने बैंक को दिया, बैंक आगे कितने टक्के में दे रही है, 18% टू 20%, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे सामने ही आता है, सर कितना अच्छा ऑप्शन होता अगर हम लोग सीधा पब्लिक से पैसा ले लेते इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, ठीक है।
क्योंकि बैंक इनको मैक्सिमम 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, हम इनको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, हम इनको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। फायदा क्या है भाई साहब, इनको बैंक से ज्यादा मिल रहा है और आपको 18% की जगह पे कितने में मिल रहा है, सिर्फ 10-12% में मिल रहा है। यस और नो? ऐसा हुआ, काफ़ी सारी कंपनियों ने पब्लिक डिपॉजिट लेना एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और उसके बाद में हुए इंडिया के अंदर बड़े बड़े स्कैम। सबसे बड़ा स्कैम का अगर मैं आप लोगों से नाम लूं तो सहारा का, ठीक है ना। अगर अभी आप लोगों को पता होगा तो जस्ट रिसेंटली सुब्रता राय जो सहारा के मेन थे ना, उनका डेथ हुआ है, ठीक है। सहारा ने डिपॉजिट के नाम पे, डिवेंचर के नाम पे भयंकर बड़ा फ्रॉड किया है, करोड़ों अरबों रुपए का, समझ में आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, सब लोगों को एक ही मूवी याद आने लगी, फिर हेरा फेरी। फिर हेरा फेरी, सर व्हाट डू यू मीन बाय फिर हेरा फेरी? अगर आपको याद आ रहा होगा तो वहां पर एक अनुराधा बोलकर लड़की है जिसका नाम है लक्ष्मी, उसकी कंपनी होती है लक्ष्मी चिट फंड, जो पैसा लेके क्या कर दिया, भग जाती है। तो अब है ना कंपनी, ये जो शेयर होल्डर थे, ये जो लोग थे जो कंपनी में पैसा डिपॉजिट किए थे, इनका क्या हो गया था, इनका भरोसा उठ गया कंपनी के ऊपर। तो इसलिए जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था, इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा रेगुलेट किया गया। बच्चों, मुझे जितने भी बच्चे अवेलेबल है जल्दी से मैसेज करके बताओ, क्या आपको ये पर्पस समझ में आया क्या? सी वेरी सिंपल, डिपॉजिट की टर्म्स कंडीशन सारी बातें हर किसी को समझ में आएगी, बट जब तक लॉजिक ही समझ में नहीं आएगा ये चैप्टर आया क्यों, अरे इसके पीछे सारा का कितना बड़ा कांड है, समझ में आ रहा है? अनलेस अंटिल यू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग ना, आपके जहन में ये चैप्टर उतरेगा ही नहीं। आज याद भी हो जाएगा, कुछ समय के बाद में फिर से भूल जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर को लॉजिकली पढ़ना, समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, तो सर अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आ रहा है ना, 24,000 करोड़ एग्जैक्ट, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर जो हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी क्या पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है? तो बोले डिपेंड करती है। हम लोगों का मिसकंसेप्शन है कि सर प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, वेयर पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ऐसा कुछ भी नहीं है, यू कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक प्रोवाइडेड यू आर अ वेरी बिग कंपनी का नाम दिया इन्होंने, इलिजिबल पब्लिक कंपनी। अगर आप एक इलिजिबल पब्लिक कंपनी हो, ये क्या है, किस चिड़िया का नाम है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन आप इलिजिबल पब्लिक कंपनी हो देन ओनली यू कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। गाइज यहाँ पे फोकस करना, तो आप लोग पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हो कब, अगर आप इलिजिबल पब्लिक कंपनी हो। लेकिन सर अगर मैं इलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं हूं तो मैं क्या कर सकती हूँ? सो नो मैटर व्हाट, वेदर यू आर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, अपने मेंबर से तो आप हमेशा डिपॉजिट ले सकते हो। बच्चों मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया? ओनली इलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अब सुनो, इसके अंदर और बैंक के अंदर कुछ सिमिलरिटीज है क्या? सर बैंक के अंदर हम लोग जब भी क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे तो हमको डिपॉजिट रिसिप्ट मिलती है। बोले हाँ, अगर आप कंपनी के अंदर भी डिपॉजिट करोगे, द मोमेंट आप अपने पैसे कंपनी को दे देते हो, 21 डेज के अंदर, विद इन 21 डेज कंपनी भी आपको डिपॉजिट रिसिप्ट देती है। पहला सिमिलरिटी मिला कि नहीं मिला, जल्दी बताओ, यस और नो? अच्छा ठीक है, बैंक के अंदर दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं, एक होता है तुम्हारा सेविंग अकाउंट और एक होता है तुम्हारा सेविंग वाला डिपॉजिट नॉर्मल, एक होता है फिक्स डिपॉजिट। इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। सेविंग में जो है वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट। सर डिमांड डिपॉजिट का मतलब, अरे जब तुम्हारा मर्जी आए तुम उस पैसे को उठा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट को बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट। क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हम लोग कंपनी में डिपॉजिट दे रहे हैं तो ये कौन सा डिपॉजिट माना जाएगा, टाइम डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट? आंसर इज, कंपनी में जब भी आप डिपॉजिट देते हो इट इज योर टाइम डिपॉजिट, मतलब ये टाइम बाउंडेड, एक फिक्स समय का होता है, कम से कम 6 महीने का, मैक्सिमम 36 मंथ का, मतलब आधे साल से लेके 3 साल तक का। तो इसलिए देखना, यहाँ पे मैंने बोला था डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग होता है जो कंपनी करती है। बच्चों जल्दी से मुझे ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या बोलता है कि सर सुनो ना, कंपनी डिपॉजिट इशू कर रही है, मतलब डिपॉजिट रिसिप्ट दे रही है, डोंट यू थिंक सर इट इज अ सिक्योरिटी? जैसे शेयर इज अ सिक्योरिटी, डिवेंचर इज अ सिक्योरिटी, डोंट यू थिंक डिपॉजिट इज ऑल्सो सिक्योरिटी? बोले यस, डिपॉजिट इज ऑल्सो सिक्योरिटी। तो सर एक बात हमें याद आती है, बोले क्या? सर जब भी हम लोग शेयर इशू करते हैं, हाँ, तो अगर वो पब्लिक इश्यू होगा
तो हमको क्या देना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस। ओके, जब वो राइट इश्यू होगा तो हमको क्या देना पड़ता है? लेटर ऑफ ऑफर। सर अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट होगा तो हमको देना पड़ता है पोकाल, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। याद आ रहा है बच्चों? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, यस और नो? यस। तो वैसे ही जब भी कंपनी डिपॉजिट इशू करती है, कंपनी को क्या करना पड़ता है? एक सर्कुलर इशू करना पड़ता है। सर्कुलर इज नथिंग बट इनविटेशन टू ऑफर, आओ 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 कंपनी को डिपॉजिट देके जाओ, आओ 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 कंपनी को डिपॉजिट देके जाओ। तो दिस इज व्हाट DPT1 इज नथिंग बट द सर्कुलर। अगर आप सर्कुलर नहीं इशू करोगे तो क्या आप डिपॉजिट ले सकते हो? आंसर इज नो, यू कैन नॉट टेक अ डिपॉजिट इफ यू डोंट इशू सर्कुलर। तो इट इज नथिंग बट द डॉक्यूमेंट्स। एकदम बेसिक लेवल का आइडिया आ चुका है। इस पूरी चार्ट को देखो, तो अगर आप लोगों को बेसिक आइडिया आ चुका होगा तो हम लोग इस चैप्टर के गहराई में उतरने के लिए रेडी है। यस सर, ठीक है, सिंपल सा इजी सा टॉपिक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कंपनी डिपॉजिट किससे ले सकती है? कंपनी डिपॉजिट ले सकती है मेंबर से। सर मेंबर से डिपॉजिट कौन सी कंपनी ले सकती है? एनी कंपनी, वेदर यू आर अ पब्लिक कंपनी और वेदर यू आर अ प्राइवेट कंपनी। चाहे आप पब्लिक कंपनी हो चाहे आप प्राइवेट कंपनी हो, यू कैन टेक अ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। सर मेंबर से डिपॉजिट लेना है, इसके पहले कंपनी में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि नहीं? अरे कंपनी हाउ टू पास रिजोल्यूशन? कौन सा? कंपनी रिजोल्यूशन पास करेगी जनरल मीटिंग में, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। सर रिजोल्यूशन का नाम नहीं दिया है तो इट इज डीम कि आपको कौन सा रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब जब आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करोगे और मेंबर को क्या इशू करेंगे? बोले सर मेंबर को सर्कुलर इशू करेंगे। डोंट यू थिंक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करने के पहले आपको मेंबर को समझाना पड़ेगा? क्या समझाएंगे सर? कि तुम लोग डिपॉजिट क्यों लेना चाहते हो, तुम लोग डिपॉजिट कितना लेना चाहते हो, ठीक है, तुम लोगों को डिपॉजिट कितने समय तक का होना है, समझ में आ रहा है? तुम लोग कितना इंटरेस्ट देना चाहते हो डिपॉजिट। अच्छा एक बात बताओ, हमारी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, क्या लायकी है तुम्हारे पैसे देने की, इसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। तुम्हारी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग क्या है, ट्रस्टवर्दीनेस क्या है, कितना चांसेस है कि तुम हमारा पैसा नहीं डुबाओगे, तुम दूसरे सुब्रत राय नहीं निकलोगे, क्या चांसेस है? समझ में आ रहा है क्या? सो एक क्रेडिट रेटिंग वाला सीन हो गया। अरे यस और नो? एंड अदर इंफॉर्मेशन, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हमारे आउटस्टैंडिंग डिपॉजिटर कितने हैं नंबर में। आपको ये बताना चाहिए हमारा आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का अमाउंट कितना पड़ा हुआ है। एवरीथिंग यू हैव टू डिस्क्लोज। समझ में आ रहा है बच्चों? जल्दी बताओ यस और नो। अब जैसे ही आपने ये सारी इंफॉर्मेशन रेडी कर दी, सो इसके बाद में क्या बोला है बच्चों आप लोगों को कि सर आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। द मोमेंट यू एक्सेप्ट डिपॉजिट, हर साल आपको क्या पे करना पड़ेगा? यू हैव टू पे इंटरेस्ट। आपको हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और सर हम लोग इंटरेस्ट तो पे कर ही देंगे, साथ ही साथ में आपका डिपॉजिट जितने भी समय का है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 साल का डिपॉजिट है, सर 3 साल खत्म हो गए, आपको क्या ऐसे डिपॉजिट का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पूरा पे करना पड़ेगा? आंसर इज यस। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर डिपॉजिट रीपेमेंट होना चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, कैसे? टुगेदर विथ इंटरेस्ट और एज पर टर्म्स एंड कंडीशन रिटर्न इन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से आपको डिपॉजिट का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर मानो अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, अच्छा सुनो सुनो सुनो, अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं है डिपॉजिट रीपेमेंट करने का, तो जो तुम्हारा डिपॉजिट होल्डर है वो चले जाएगा किधर? एनसीएलटी के पास। और एनसीएलटी को जाके वो क्या करेगा? अप्लाई करेगा। अप्लाई किस बात का कर रहा है? वो अप्लाई करके वो बोल रहा है कि तुम ऑर्डर दो, किसको? कंपनी को। अच्छा क्या ऑर्डर देगा कंपनी को? कि मुझे पे करे, मुझे पे करे। क्या पे करना है? बोले 2 चीजें, मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और साथ ही साथ में क्योंकि मुझे लॉस हुआ, कंपनी ने समय पे पैसा नहीं दिया, तो मेरा जो भी लॉस मुझे इनकर्ड हुआ वो भी बोलो पे करे। समझ में आ रहा है? या इसके अलावा ऑर्डर, इसके अलावा और कोई ऑर्डर जो एनसीएलटी को लगता है, एनसीएलटी आपको देगा। सो क्या हुआ? वेयर द कंपनी फेल टू पे द डिपॉजिट पार्ट देयर ऑफ और एनी इंटरेस्ट देयर ऑन, द डिपॉजिटर में अप्लाई टू एनसीएलटी एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द कंपनी टू पे द सम ड्यू, जितना पैसा बाकी उतना दो, और एनी लॉस और डैमेजेस इनकर्ड बाय हिम एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन पेमेंट। बच्चों 3 बातें मैंने बोली।
सबसे पहला मैंने आपको क्या बोला कि सर डिपॉजिट इशू करने के पहले यू हैव टू पास ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। आई एम गोइंग इन द ऑल टुगेदर डिफरेंट सेंस गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे ही आपका ये पूरा चैप्टर हो जाएगा ना, मैं आपको बेरेक की रीडिंग करा दूंगा। मेरा अभी का मकसद है ये चैप्टर आपको लर्न हो जाना चाहिए। एक बार आपको चैप्टर लर्न हो गया, फिर हम लोग बेरेक पे जाएंगे और सेक्शन वाइज देख लेंगे। पहले चैप्टर को समझो, ठीक है? दूसरा बात क्या बोला है सर, डिपॉजिट का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या कर देना, समय पे पे कर देना। अगर आपने डिपॉजिट का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल समय पे नहीं किया तो डिपॉजिटर एप्लीकेशन करेगा ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल आपको ऑर्डर देगा, आप क्या करो, आप इनका पैसा रिटर्न करो और साथ में इन लोगों को जो लॉस हुआ वो भी दे दो। लास्ट वाला बात बच्चों, अब जब कंपनी का डिपॉजिटर आया तुम्हारे सामने, ठीक है, तुमको नहीं लगता है कि उसको पैसा देने के लिए, आप बोल रहे हो आपके पास पैसा नहीं है, तो आपने कुछ तो प्रोविजन रखना चाहिए ना, पहले से थोड़ा थोड़ा पैसा सेट असाइड करना चाहिए। बोले हाँ, तो इसलिए आता है देयर इज अ अकाउंट कॉल्ड DRRA अकाउंट। DRRA अकाउंट क्या बोलता है, जितना भी डिपॉजिट नेक्स्ट ईयर मैच्योर होने वाला है। अभी फाइनेंशियल ईयर क्या चालू है जल्दी से बताओ गाइज, आज का डेट क्या है, नवंबर 23, मतलब फाइनेंशियल ईयर क्या चालू है 23-24। अगला साल क्या है सर 24-25। तो सुनना क्या बोलते हैं, अगले साल जितना भी डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है ना, तो 30 अप्रैल ऑफ 23 तक, 30 अप्रैल ऑफ 23 के पहले उसका 20% अकाउंट आप कहाँ पे जमा कर दो, एक अकाउंट ओपन करो शेड्यूल बैंक के अंदर, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, और वहाँ पे 20% अमाउंट पहले से डिपॉजिट करके रख दो। समझ में आ रहा है? सो दैट वो अगले साल जब आएगा आपके पास कुछ तो पैसा पड़ा है उसको देने के लिए। बच्चों मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपको ये वाला सेक्शन समझा? आपको समझ में भी नहीं आया होगा, मैंने सेक्शन नंबर 73 आपको मोटा मोटी पढ़ा दिया। कैसे? सेक्शन नंबर 71 है ना, 73, सेक्शन नंबर 73 बोलता है अ कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, कंपनी प्रोहिबिट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। क्यों? अगर आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर को कंप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 मतलब डिपॉजिट, सेक्शन नंबर 73 प्लस 76। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, यू आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, फॉलो सेक्शन 73, फॉलो सेक्शन 74। ठीक है? दिस चैप्टर इज नॉट एप्लीकेबल। किस लोगों को ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है? बोले बैंकिंग कंपनी। अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, अरे उनका दिन रात का काम है पैसा लेना देना, समझ में आ रहा है? तो उनको हमने इस प्रावधान से बाहर रखा कि बैंकिंग कंपनी होगी तो आपको देखने का जरूरत नहीं है, आपको सेक्शन नंबर 73, 76 कंप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा सर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है, इवन दे नीड नॉट टू फॉलो, उनके लिए अलग से रूल्स रेगुलेशन बने। सर इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, दीज आर द फाइनेंस कंपनी ना। अरे यस और नो, ये सारे के सारे क्या है सर, ये सारे फाइनेंस कंपनी हैं। बेटा फाइनेंस कंपनी को ये लॉ फॉलो कर, ये सेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ये सेक्शन फॉलो किसको करने हैं? नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंस कंपनी। जिस कंपनी का ना ही बैंकिंग का बिजनेस है ना ही फाइनेंस का बिजनेस है, ऐसी कंपनी को सेक्शन नंबर 73 और सेक्शन नंबर 76 कंप्लाई करना है। समझ में आया बच्चों? सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 1 बोलता है यू आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट, यू कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट। कब तक? जब तक आप सेक्शन नंबर 73 और सेक्शन नंबर 76 को कंप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आगे बोला है कि ये जो चैप्टर है एप्लीकेबल नहीं है किसको? बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। आपको तो ये सेक्शन ही देखने नहीं है, आपको डिपॉजिट लेना है, मेंबर से लेना है, पब्लिक से लेना है ना, डोनाल्ड ट्रम्प से लेना है, उसके बाद में तुमको कितना मोदी जी से लेना है, आप अपनी इच्छा से देखो। ठीक है? यस सर, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए चैप्टर है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? यू हैव टू पास अ रिजोल्यूशन। इसके अलावा भी और कुछ कंडीशन है वो बताऊंगा मैं। तीसरा सबसेक्शन 3 क्या बोलता है तुम्हारा कि जो आपने डिपॉजिट लिया है आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा ऑन ड्यू डेट। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? अगर आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया वो एनसीएलटी के पास जाके अपनी माँ बहन करेगा, मतलब कंपनी की। समझ में आ रहा है क्या? और बाद में कंपनी तेरे को एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा तो तेरे को पैसा देना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन नहीं आना, इसलिए तेरे को क्या करना है, DRRA अकाउंट बना के रखना है। और DRRA अकाउंट का जो पैसा है वो सिर्फ एक पर्पस के लिए ही यूज हो सकता है। काय के लिए? रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के लिए। समझ में आया क्या? हनीमून को जाना है तो DRRA का पैसा उठा के नहीं जा सकते हो। बच्चों मुझे लॉजिकली बताओ, क्या सेक्शन नंबर 73 समझ में आया? सेक्शन नंबर 73 समझ में आया? बिना देखे पूरा सेक्शन नंबर 73। सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 1 बोलता है दिस चैप्टर यू कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अनलेस यू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल
to banking company, non-banking financial company, housing finance company. Subsection 2, you have to pass ordinary resolution. Subsection 3, repayment of deposit to interest on due date as per terms and the condition of issue. Subsection 4, if you are not able to pay the deposit or interest thereon or the part of the principal amount or interest, the concerned depositor may file application to NCLT tribunal, and tribunal may give order to pay the amount sum due or any loss incurred to that depositor. Last वाला कि DRRA अकाउंट शैल बी यूज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट. बच्चों सेक्शन नंबर 73 समझ में आया? जल्दी से इस वाली क्वेश्चन का आंसर करो. यस. नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या आता है गाइस? देयर आर सम कंडीशन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर. अगर आपको डिपॉजिट किससे एक्सेप्ट करना है? मेंबर से आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है. अगर मेंबर से आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो कुछ कंडीशन है जो आपको फॉलो करने पड़ेगी. 5 कंडीशन आर देयर. हाउ मेनी कंडीशन? 5. कंडीशन नंबर 1, यू कैन नॉट इशू डिपॉजिट अनलेस यू गिव सर्कुलर. ये बात तो हम पढ़ कर आए सर, नया बताओ. नया है ही नहीं. सर्कुलर इशू करना पड़ेगा मेंबर को इन द फॉर्म नंबर DPT 1 टू ऑल इट्स मेंबर. आगे क्या बोला है सर? इसके अंदर हम क्या बताएंगे? हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताएंगे, टोटल अमाउंट नंबर ऑफ डिपॉजिटर हमारे कंपनी में कितने हैं वो बताएंगे, हम लोगों ने कितना डिपॉजिट का अमाउंट लेके रखा है इसके बारे में बताएंगे, एंड सच अदर डिटेल एज में बी प्रिस्क्राइब. समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये किसको बता रहे हो आप? डिपॉजिटर को बता रहे हो. ठीक है सर. अब नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा आता है कि तुम डिपॉजिटर को जो सर्टिफिकेट दे रहे हो, है ना, तो ये जो सर्टिफिकेट तुम सर्कुलर डिपॉजिटर को दे रहे हो उसके पहले इसका चढ़ावा किसको लगाओ? ROC को लगाओ. फाइलिंग ऑफ सर्कुलर विथ ROC एटलीस्ट विद इन 30 days बिफोर द सर्कुलेटिंग टू मेंबर. मतलब मान के चलो आप लोगों ने 1 Jan है और 30 जनवरी है, तो बोले विद इन 30 day बिफोर, मतलब 30 जनवरी के पहले. कब तक? ये 30 दिन है ना, इसके बीच में आपने ये DPT 1 फॉर्म किसको देना है? ROC को फाइल करना है. 2 कंडीशन मैंने बताई. सबसे पहले इश्यू सर्कुलर टू मेंबर, दूसरा मैंने बताया इश्यू सर्कुलर टू मेंबर, बिफोर दैट यू हैव टू गिव दैट सर्कुलर टू ROC. यू हैव टू फाइल दैट सर्कुलर टू ROC एटलीस्ट 30 days प्रायर. समझ में आया? यस सर. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है बच्चों आपका? ये तो बहुत बेसिक है, दैट यू हैव टू पास ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. समझ में आ रहा है? तीसरा, आपको एक सर्टिफिकेशन देना पड़ता है. सर्टिफिकेशन क्या होता है कि हमारी कंपनी के अंदर डिपॉजिट से लेके कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है. देयर इज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट. मतलब घर वाले डिपॉजिटर नाराज है और तुम बाहर मुंह मारने के लिए जा रहे हैं, ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है. तो देयर इज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट. और सेकंड इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्या बोला है? पास डिफॉल्ट. अगर कोई पास डिफॉल्ट था भी तो उस डिफॉल्ट को हमने अच्छा भी कर दिया और उसके बाद में 5 साल भी हो गए. पास डिफॉल्ट थे मानते हैं, लेकिन वो डिफॉल्ट का मतलब रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया था, हमने पेमेंट कर भी दिया और उस बात को 5 साल हो गए, देन यू कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट. बच्चों मुझे एक बात बताओ, इफ देयर इज अ सबसिस्टिंग डिफॉल्ट कैन यू एक्सेप्ट डिपॉजिट? आंसर इज नो. इफ द डिफॉल्ट इज मेड गुड कैन यू एक्सेप्ट डिपॉजिट? आंसर इज नो. इफ डिफॉल्ट इज मेड गुड 5 year is lapsed then can you accept deposit? आंसर इज यस. समझ में आ रहा है क्या बच्चों? 3 बातें अभी तक की हैं हम लोगों ने. यू हैव टू पास विच रिजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. यू हैव टू इश्यू सर्कुलर. बिफोर यू इश्यू सर्कुलर टू मेंबर यू हैव टू गिव दैट सर्कुलर टू ROC. उसके बाद में हम लोगों ने क्या बोला है कि सर एक सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा नो डिफॉल्ट का. समझ में आया? बाद में आता है बच्चों तुम्हारा मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी. मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी DRRA अकाउंट. अभी हम लोगों ने पढ़ के आया ना, जितना भी डिपॉजिट क्या होने वाला, मैच्योर होने वाला है अगले साल 24-25 के अंदर. जितना भी डिपॉजिट से फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का डिपॉजिट अगले साल मैच्योर होने वाला है, तो बोले 2023-24 इस साल के 30 अप्रैल तक, मतलब 1 अप्रैल 2013 के बाद में 30 दिन के अंदर 30 अप्रैल, उसके पहले अगले साल कितना डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है? 100 CR. 20% अभी से डिपॉजिट कर लो, मतलब 20 CR अभी से DRRA अकाउंट में डाल के रखो जो डिपॉजिट तुम्हारा अगले साल मैच्योर होने वाला है. कंडीशन नंबर 1 पढ़ो. मिनिमम 20% डिपॉजिट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर. फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या आपके ये सारे कंडीशन लन हुए क्या? सी वेरी सिंपल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या बोलता है ना ये कि 5 बातें. यू कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर अनलेस यू गिव सर्कुलर. यू कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर अनलेस यू गिव सर्कुलर. अरे कुछ लेना है तो कुछ देना होगा, कुछ लेना है तो कुछ देना होगा. दोगे नहीं तो मिलेगा नहीं. समझ में आ रहा है क्या? अरे क्या कर रहे हो साथियों? मिलेगा नहीं, दोगे नहीं, है ना?
तो कुछ चाहिए है तो कुछ देना होगा, दोगे नहीं तो तुमको मिलेगा नहीं। हंसो मत बच्चों, गंदी सोच वालों, है ना। अगला पॉइंट क्या बोला इन्होंने, किसी को दो उसके पहले और किसी को दे के आओ, मतलब मेंबर को देने के पहले आरओसी को दो मेंबर को देने के पहले आरओसी को दो। अच्छा समझ में आया क्या? अरे आरओसी को देते वक्त बोलो आज तक कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, आज तक कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है। अरे हाँ ठीक है सर हो गया, और जितना डिपॉजिट ले लिया एक्सेप्ट कर लिया ना, अब डिपॉजिट के लिए एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट बनाओ। अगले साल जितना डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है उसका 20% अभी से क्या करके रखो सर, अभी से डिपॉजिट करके रखो। यस सर, क्रिस्टल क्लियर है ना। बच्चों सुनो, हम लोगों का एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया, सेक्शन नंबर 73, वी आर डन विद इट, डन एंड डस्टेड। समझ में आ रहा है? यस सर। अब क्या है ना, ये जो 5 कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी ना, कि भाई तुम लोगों को सर्कुलर मेंबर को इश्यू करना पड़ेगा, मेंबर के पहले आरओसी को देना पड़ेगा, उसके अंदर सर्टिफिकेशन डालना पड़ेगा कि हमने सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है, पुराना डिफॉल्ट भी होगा तो 5 साल हो गए उस डिफॉल्ट को खत्म करके डीआरआरए अकाउंट बनाना पड़ेगा, स्वाहा। दिस कंडीशन आर नॉट एप्लीकेबल। किसको? प्राइवेट कंपनी। अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व, मतलब जितना तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ना, तो अगर आप इतना पैसा क्या रेस कर रहे हो, मानो आपका पेड अप शेयर कैपिटल है 2 करोड़, सर मेरा फ्री रिजर्व है 20 करोड़, और सर मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है 3 करोड़, तो टोटल कितना हो गया? 25 करोड़। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो और आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो 25 करोड़ तक, क्योंकि आपका पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 25, तो आपको इतनी सारे झंझट नहीं मारने। क्यों? आप सीधा सीधा रिजोल्यूशन पास करो, डिपॉजिट ले लो। सर डीआरआरए अकाउंट बनाना है? नहीं। अच्छा एक स्टार्टअप कंपनी होगी ना, एक स्टार्टअप कंपनी होगी ना, स्टार्टअप कंपनी आपको भी, अच्छा सुनना, दिस अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर आए हुए एक अमेंडमेंट्स, ठीक है। स्टार्टअप कंपनी अगर है तो स्टार्टअप कंपनी आपको पहले 5 साल के लिए, सुनना, अगर आपकी स्टार्टअप कंपनी है और आप पहले 5 साल में हो, इवन यू नीड नॉट टू फॉलो द एंटायर कंडीशन। सिंपल सी बात है। या फिर आप एकदम इनोसेंट छोटी सी, है ना, क्या हो, प्राइवेट कंपनी हो, मतलब सर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ना ही किसी की एसोसिएट है ना ही किसी की सब्सिडरी है, मतलब आज तक किसी ने उसको छेड़ा नहीं है, ना ही किसी ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है, ना ही किसी ने उसके ऊपर दबाव। अरे मतलब सब्सिडरी मतलब कोई तो भी है ना जो तुमको दबा रहा है, एसोसिएट मतलब बाहर वाला अकाउंट, इफ यू रिमेंबर, है ना। तो ना ही तुम किसी की एसोसिएट हो ना ही तुम किसी की सब्सिडरी हो। वाह। दूसरा, आज तक तुमने लोगों से लिया भी नहीं बोरोइंग, ज्यादा बोरोइंग भी नहीं किया है, मतलब दैट योर बोरोइंग इज नॉट एक्सीडिंग ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज हायर। तुम्हारा बोरोइंग भी ज्यादा नहीं है, तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ और 2 करोड़ का टाइस कितना हो गया? 4 करोड़ और 50 करोड़। अगर तुम्हारा बोरोइंग 4 करोड़ के नीचे है ना, यू कैन, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट लोअर ऑफ द टॉय। इसके नीचे अगर तुम्हारा डिपो क्या है तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला है? एंड सच कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड द बोरोइंग। जो भी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आपने डिपॉजिट लिया है ना, उसके अंदर तुमने डिफॉल्ट नहीं किया, यू नीड नॉट टू फॉलो ऑल दिस कंडीशन। गाइस मुझे जल्दी से बताओ क्या ये बातें समझ में आई? 5 कंडीशन थी, सर्कुलर टू मेंबर, सर्कुलर टू आरओसी, नो डिफॉल्ट सर्टिफिकेशन, और उसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ डीआरआरए अकाउंट। दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। किसके लिए? प्राइवेट कंपनी 100% तक ही एक्सेप्ट कर रहे हो। दूसरा कि अगर आप स्टार्टअप कंपनी हो, पहले 5 साल में सारी कंडीशन को आप दिमाग मत लगाओ, आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के ऊपर दिमाग लगाओ। या फिर आप ऐसी प्राइवेट कंपनी जो तीनों में 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ना ही आप किसी की होल्डिंग, ना ही आप किसी की सब्सिडी, ना ही आपका बोरिंग लोअर ऑफ ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ विच एवर इज हायर, है ना। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा लोअर विच इज लोअर। और तीसरा बात क्या बोला है तुम्हारा कि आप लोगों ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया, यू नीड नॉट टू फॉलो ऑल दिस कंडीशन। गाइज मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ तक क्लियर है? जितने बच्चे बैठे हुए लाइव, सारी बातें बताओ। सेक्शन नंबर 73 अगर बिना देके आपको पूरा मैं कंप्लीट करने को बोलूं, है ना, सेक्शन नंबर 73 बिना देके सारा का सारा सेक्शन याद करो। सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 1, पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अनलेस दे आर फॉलो सेक्शन नंबर 73 एंड सेक्शन नंबर 76। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? दिस चैप्टर इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और उसके बाद में क्या बोल दिया है? हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी। सब सेक्शन 2, अगर आपने डिपॉजिट लिया है तो आपको उसका रिपेमेंट करना पड़ेगा। कैसे? एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इश्यू, ठीक है।
सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? अगर आप फेल हो जाते हो किसके अंदर? रीपेमेंट करने में। किसका रीपेमेंट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का। इन दैट केस एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा किसको? एनसीएलटी को। और एनसीएलटी देगा ऑर्डर किस बात का? कि आप पैसा पे करो। समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या बोलेगा गाइस? सबसेक्शन नंबर 4, यू हैव टू मेंटेन DRRA अकाउंट। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल नाउ? जल्दी बताओ, यस और नो। अरे रे 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 रे, ये सबसेक्शन 2 में ये था अपना ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन 3, 4 एंड 5। अब इसके बाद में क्या बोलता है गाइस तुम्हारा? 5 कंडीशन। कंडीशन बताओ 5 कंडीशन कौन सी है? सर्कुलर टू मेंबर, सेकंड सर्कुलर टू ROC, बिफोर मेंबर ROC। कंडीशन नंबर 3, आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेशन ऑफ नो डिफॉल्ट। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, आपको मेंटेन करना पड़ेगा DRRA अकाउंट, 20% ऑफ अमाउंट मैच्योरिंग फॉलोइंग द ईयर, अभी से डिपॉजिट करके रखो। सर 5वां कंडीशन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि सर ये जो 4 कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, इससे आप बच जाओगे। कब? अगर आप प्राइवेट कंपनी ऑफ 100% तक ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का, या फिर आप स्टार्टअप कंपनी हो और अपने पहले इनिशियल 5 साल है, आपको एप्लीकेबल नहीं है। और लास्ट वाला बात क्या बोला इन लोगों ने? आप ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। कौन सी? ना ही आप किसी की एसोसिएट हो, ना ही आप किसी की सबसी हो। आपका जो बोरिंग इट्स नॉट अ ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। इससे ज़्यादा तो आपका बोरिंग भी नहीं है, और ना ही आपने डिफॉल्ट किया है किसके अंदर? बोरिंग के अंदर। इन दैट केस यू नीड नॉट टू फॉलो दिस कंडीशन, यू कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। बच्चों जल्दी से बताओ, क्या मेरा जो उद्देश्य है ये सेक्शन आपको समझना और समझाना कंप्लीट होता है या नहीं होता है? यस और नो? यस, एक्सेप्टेबल। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या हम लोग डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? कैन वी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक? यस, यू कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक ओनली इन केस यू आर एलिजिबल कंपनी। सर ये किस चिड़िया का नाम है एलिजिबल पब्लिक कंपनी? तो पहली बात, यू मस्ट बी अ पब्लिक कंपनी। पहली बात, आप क्या होना चाहिए? पब्लिक कंपनी होना चाहिए। फिर बोला है एक तो आपका नेटवर्थ 100 करोड़ होना चाहिए, या आपका टर्नओवर 500 करोड़ होना चाहिए। मतलब 100-500 याद करना, 100-500। एक तो आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 100 करोड़, या फिर आपका टर्नओवर क्या होना चाहिए? 500 करोड़। देन ओनली यू कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ठीक है सर, समझ में आया? अब इसके अंदर सर क्या कंडीशन है डिपॉजिट? पहली बात, यू नीड टू पास विच रिजोल्यूशन? स्पेशल रिजोल्यूशन। यू नीड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन। लेकिन भविष्य में जाके आप पढ़ोगे CMA फाइनल के अंदर क्या, कि सर देयर इज अ कंसेप्ट कॉल 181C। 181C के अंदर पावर ऑफ बोर्ड है बच्चों, मतलब पावर ऑफ बोर्ड बोला, सॉरी गलती है ना। 181C क्या बोलता है कि अगर आप बोरो कर रहे हो, कंपनी आप बोरो कर रहे हो, तो बोरो करने का पावर किसका है? बोरो करने का पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप डायरेक्टली बोरो करते हो, आपको शेयर होल्डर को पूछने का जरूरत नहीं है। बट 181C बोलता है रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड, रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड। बोर्ड का पावर क्या है? बोर्ड का पावर दे कैन बोरो। सेक्शन 181C उसके ऊपर लगाता है रिस्ट्रिक्शन। बोर्ड तेरे को बोला है तू बोरो कर सकता है, मतलब तू कितना भी बोरो करना शुरू कर देगा ना। तो इसलिए बोला अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप बोरो कर रहे हो, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर जितना पैसा है, इससे ज्यादा अगर आपको बोरो करना है, वी नीड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितनी हमारी औकात है, उस औकात के बाहर तेरे को बोरो करना है ना, तू नहीं कर सकता है। तेरे को हमारे पास आना पड़ेगा, हम लोगों में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, देन ओनली यू कैन बोरो। अदरवाइज अगर वन इस लिमिट के नीचे है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यू डायरेक्टली बोरो। समझ में आ रहा है क्या? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लोन लेने का है, वो डायरेक्टली ले सकता है, लेकिन वो लोन अगर पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ज्यादा है, तो फिर ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? ऐसे केस में उसको शेयर होल्डर का परमिशन लेना पड़ेगा, वो भी स्पेशल रिजोल्यूशन से। बच्चों समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप लोग डिपॉजिट ले रहे हो ना, तो डिपॉजिट इज द बोरोइंग। तो बोले सुनो, वैसे तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, लेकिन अगर आपका जो डिपॉजिट है, प्रपोज डिपॉजिट प्लस पास्ट बोरोइंग, पास में जो भी आपने बोरो किया है, इफ इट इज लेस देन 181C, मतलब
लेस देन पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यू नीड नॉट टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा। बच्चों समझ में आया क्या? वैसे तो बोरोइंग अगर पब्लिक से करना है तो स्पेशल, लेकिन 181C के लिमिट के अंदर करना है तो ऑर्डिनरी। अब इस वाले क्वेश्चन के पॉइंट के लिए मेरे को सब लोगों के आंसर चाहिए, है ना? सब लोगों के मेरे को क्या आने चाहिए कि सर समझ में आया, मैसेज आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए, देन ओनली आई कैन प्रोसीड अहेड। क्या बोला इन लोगों ने कि अगर जो आप बोरोइंग कर रहे हो इट इज लेस देन 181C, है ना, तो आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है। लेकिन कौन सा बोरोइंग? पब्लिक से बोरोइंग। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, मार्क माय वर्ड, आप लोग गलत आंसर दोगे इसका, ठीक है? देता हूं तुमको समय। सर स्पेशल रिजोल्यूशन हम लोग पास करेंगे, इसके अलावा 5 कंडीशन फुलफिल करनी। सर कौन सी 5 कंडीशन फुलफिल करनी है? बच्चों हम लोग पढ़कर आए हैं क्या? सर इशू सर्कुलर DPT 1, सिर्फ इतना है। पहले हम मेंबर को सर्कुलर दे रहे थे, अभी हम एडवर्टाइजमेंट देंगे, सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि मेंबर को थोड़ी दे रहे, पब्लिक को दे रहे हैं ना, नॉन मेंबर से एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये DPT 1 किसको फाइल करना है? पहले ROC को फाइल करना है। अच्छा, DRRA अकाउंट बनाना है क्या? बनाना है। अच्छा, इसके अलावा सर्टिफिकेशन देना है क्या? पुराना डिफॉल्ट नहीं था, देना पड़ेगा। अच्छा, ये डिपॉजिट सिक्योर भी हो सकता है, अनसिक्योर भी हो सकता है। लोगों को लगता है पब्लिक डिपॉजिट आ रहा है तो कंपलसरी सिक्योर होना चाहिए, नहीं, अनसिक्योर भी रह सकता है। लेकिन अगर अनसिक्योर डिपॉजिट है तो तुमको अपने हाथ पे लिखना पड़ेगा कि मैं नाजायज, मतलब आपको सर्कुलर में लिखना पड़ेगा, हर जगह पे, हर एडवर्टाइजमेंट में लिखना पड़ेगा हमारा डिपॉजिट अनसिक्योर डिपॉजिट है, ठीक है? तो इसलिए देखना लिखा हुआ है मैंने, इफ डिपॉजिट अनसिक्योर मेंशन एक्सप्रेसली, खुला बोलो, दनके की चोट पे बोलो। हमने गाना सुना है ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, बस 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 वैसे ही। अगर डिपॉजिट अनसिक्योर है तो खुला बोलने का डिपॉजिट कैसा है? अनसिक्योर है। अच्छा, बहुत बढ़िया सा समझ में आया। आगे बढ़ते बच्चों। तो अब क्या क्या पढ़ा हमने? पहली बात तो ओनली एलिजिबल कंपनी कैन टेक, इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी यू हैव टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन। लेकिन ऑर्डिनरी से काम चल जाएगा 181C के लिमिट के अंदर रहेगा तो। और आगे क्या बोला? वो 5 कंडीशन जो पढ़कर आए थे ना, वो पूरी आपको कंप्लाई करनी है। सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 2 की सारी कंडीशन आपको कंप्लाई करनी है। ओके, इसके अलावा 2 कंडीशन एक्स्ट्रा। क्या? क्रेडिट रेटिंग कंपलसरी गाइज। अगर आपको पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है ना, आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है CRA, है ना, उनसे जाके क्रेडिट रेटिंग लाना पड़ेगा। और बेटा तुम्हारे जो क्रेडिट रेटिंग लाया वो हर साल लाना पड़ेगा। यू हैव टू टेक अ क्रेडिट रेटिंग एवरी ईयर जब तक आपका डिपॉजिट चल रहा है, और वो क्रेडिट रेटिंग आपको ROC को बताना पड़ेगा। क्या सर पर्पस क्या है? क्रेडिट रेटिंग बताता है तुम्हारी कंपनी की लायकी क्या है, इट इन्फॉर्मिंग द पीपल अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ योर कंपनी, ठीक है? व्हाट आर द चांसेस कि तुम्हारा पैसा, अगर तुम्हारा क्रेडिट रेटिंग बहुत ज्यादा लो रहेगा ना, यू कैन नॉट इवन एक्सेप्ट द डिपॉजिट। तो एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड। अगर उस मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड के नीचे आपको क्रेडिट रेटिंग मिला है ना, मतलब आप देखो ये ऐसा होता है A+, B+, ऐसे होते क्रेडिट रेटिंग, है ना? तो आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो? अगर आप इस कैटेगरी में, एक मिनिमम ग्रेड जो होता है इन्वेस्टमेंट, उसके नीचे आपको रेटिंग मिला है ना, यू कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, क्योंकि देर आर हाई चांसेस कि तुम लोग पैसा डुबाओगे, तो काय को डिपॉजिट इशू करने देंगे। और लास्ट वाला बात क्या बोला है बच्चों इन लोगों ने कि क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, मैंने अभी बताया था ना, दिस डिपॉजिट में बी सिक्योर अनसिक्योर। अगर सिक्योर है तो बेटा आपको कंपलसरी 30 डेज के अंदर चार्जेस क्रिएट करने पड़ेंगे। आपने किसके ऊपर? सिक्योरिटीज के ऊपर। एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग द सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक विद इन 30 डेज आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। सर ये चार्ज क्या होता है? सर चार्ज कल वाला चैप्टर अपना, कल पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है? तो चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, अपनी एसेट को गिरवी रखना पड़ेगा, एज गुड एज। क्या यहां तक समझ में आया? बोलो हाँ या ना, यस और नो गाइस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों के एग्जाम में आया था। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है ना, आपको कुछ डिटेल्स दे दी इन कंपनी की। क्या? इस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है गाइस 100 करोड़। इस कंपनी का टर्नओवर है गाइस 990 करोड़। और इस कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है गाइस 12 करोड़। क्वेश्चन आता है, दिस कंपनी वांट टू रेज डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, दिस कंपनी कैन रेज। जल्दी से आंसर बताओ, क्या ये कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट रेज कर सकती है या नहीं कर सकते? ईदर ऑफ वन कंडीशन सेटिस्फाइड। आपका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना? 100 करोड़, या फिर आपका नेटवर्थ 100 करोड़ या टर्नओवर। ये पेड अप शेयर कैपिटल की जगह पे लिखता हूं मैं नेटवर्थ। नेटवर्थ 100 करोड़ है, आपका पेड अप शेयर कैपिटल 990 करोड़ है।
कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक? यस और नो? टेल मी फास्ट. कैन दे accept deposit from public? I want an answer from each one of you. Of course sir, they can accept deposit from public. Answer is no, sorry to say. क्यों? Because it is ABC Private Limited. The first thing, in order to accept deposit you must be a public company. समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो यस और नो. यस सर. आगे बच्चों, अब ये चैप्टर होने की तादार पे चैप्टर खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म है. ठीक है, कुछ बातें जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको मैं बता देता हूँ मोटा मोटी आप लोगों को. कि सर पहला बात, जब भी आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे पब्लिक से, आपको इश्यू सर्कुलर करना है. बोले हाँ, कैसे इश्यू करोगे, किस मोड से? एक तो रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, मतलब वो आपके घर पे आता है तो आपकी साइन लेता है ना, एक्नॉलेजमेंट ड्यू वो. या स्पीड पोस्ट से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप किसको दोगे? सामने वाले को दोगे. ठीक है सर, समझ में आया? इसके अंदर आप क्या बताओगे? अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताओगे, क्रेडिट रेटिंग बताओगे, कब जब एलिजिबल कंपनी पब्लिक से ले रही होगी तो. इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर कितने हैं, कितना अमाउंट उनको देने का बनता है, समझ में? एंड अदर डिटेल से बताओगे. ठीक है सर, समझ में आया? अब एडवर्टाइजमेंट करोगे. अगर आप डिपॉजिट पब्लिक से ले रहे हो तो आपको न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर प्लस एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा. ठीक है सर. आगे जब भी सर्कुलर इशू करेगा तो सर्कुलर इशू करने की पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उन्हीं का साइन लगेगा. समझ में आ रहा है? सर अगर मेरा डिपॉजिट अनसिक्योर है तो आपको अपने सर्कुलर में लिखना पड़ेगा कि हमारा डिपॉजिट कैसा है, अनसिक्योर है. क्वेश्चन आता है कि सर जो मैंने आज सर्कुलर इशू कर दिया, अब मैं इस सर्कुलर के बेस पे कब तक डिपॉजिट ले सकता हूं? तो बोले जिस दिन आपने सर्कुलर इशू किया ना, उस फाइनेंशियल ईयर को होने दो एंड. फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, वहां से आगे 6 मंथ, या फिर डेट ऑफ एजीएम. क्यों? एजीएम भी 6 मंथ के अंदर ही होती है ना. 30 सितंबर इज अ 6 मंथ, है ना. एजीएम सर मेरी अगस्त में होगी तो अगस्त, विच एवर इज अर्लियर. इसके बाद में अगर आपको फिर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो आपको फ्रेश सर्कुलर इशू करना पड़ेगा. ठीक है सर. एंड सर हमारी कंपनी में एजीएम ही नहीं हुई तो लास्ट डेट ऑफ एजीएम, लास्ट डेट ऑफ एजीएम क्या है? 6 मंथ, दैट्स इट, 30 सितंबर. गाइज यहां तक का पॉइंट समझ में आया? बोलो हाँ ना, यस और नो? यस सर. अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने कि सर हम लोग डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना डिपॉजिट हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं. बच्चों मैंने मोटा मोटी आपको जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं ना वो सारे बता दिए. देयर इज नथिंग टू हाइड, है ना. कि इसके अंदर अब रूल्स है, एक बार मैं आपको बेयर एक्स से लेके जाऊंगा. बट अगर आप देखो ना तो जो मैंने एक सीक्वेंस क्रिएट किया कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए और आपको ऐसा लगना भी नहीं चाहिए, हम लोगों ने बेयर एक्स से पढ़ा. ठीक है. क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि सर अगर हमने डिपॉजिट लिया है तो हम लोग कौन किससे डिपॉजिट ले सकता है? तो देयर आर 2 पर्सन, एक होता है पब्लिक, एक होता है मेंबर. पब्लिक से कौन डिपॉजिट ले सकता है? ओनली एलिजिबल कंपनी. सर जो कंपनी एलिजिबल नहीं है क्या वो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है क्या? द कंपनी विच इज नॉट एलिजिबल कैन नॉट टेक अ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. मतलब इनएलिजिबल पब्लिक कंपनी, ये कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती. ये कंपनी सिर्फ मेंबर से ही डिपॉजिट ले सकती है. मेंबर से तो कोई भी ले सकता है गाइस, मेंबर से हर कोई ले सकता है, लेकिन पब्लिक से सिर्फ एलिजिबल कंपनी ही ले सकती है. बच्चों क्या यहां तक आपको समझ में आया? बोलो है ना. अब कौन कितना ले सकता है? सुनो, एक हमने अपर कैप लगा दिया. अपर कैप क्या है बच्चों? 35%. 35%. अगर आप एलिजिबल कंपनी हो तो मतलब आपका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? नेटवर्थ एक तो आपका 100 करोड़ या आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है. यू कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक 25 अप टू 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. और सर मेंबर से अप टू 10%. टोटल कितना हो गया? 35%. अगर सर मैं गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी हूँ, मतलब मैं ऐसी पब्लिक कंपनी हूँ जो टर्नओवर जिसका एक तो 500 करोड़ से ज़्यादा या नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा है, प्लस गवर्नमेंट ने हमारे इसमें 51% से ज़्यादा एक्विजिशन किया है, तो यू आर गवर्नमेंट एलिजिबल पब्लिक कंपनी. तो आप इन दोनों को मिला के 35% ले सकते हो. मतलब आपकी इच्छा, आपको इनसे 10% लेना है, इनसे 20% लेना है, चलेगा. आपको इनसे 20 लेना है, इनसे 10 लेना है, चल जाएगा. आप बोल रहे हो इनसे 30 लेना है, इनसे कुछ भी नहीं लेना, 5% लेना है, जैसी आपकी इच्छा आप डिसाइड करो. 35% मैक्सिमम. तो एलिजिबल कंपनी का आपको समझ में आया चार्ट? ये वाला चार्ट समझ में आया? जल्दी बताओ यस और नो. क्वेश्चन ये आता है सर,
अगर कोई इनएलिजिबल पब्लिक कंपनी है, मतलब पब्लिक कंपनी लेकिन हमारा टर्नओवर ओनर इतना ज़्यादा नहीं है, सॉरी टू से यू कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। आप मैक्सिमम मेंबर से 35% ले सकते हो। लिमिट तो अभी भी सेम ही है ना? हाँ सर, लिमिट सेम है। यस सर। इसके बाद में इन्होंने क्या बोला कि एक प्राइवेट कंपनी है, दे कैन एक्सेप्ट अप टू 100%। उनको 35% का लेने क्यों? अरे वो अपने मेंबर से ही तो ले रहे हैं ना, थोड़ी ना बाहर वालों से ले रहे हैं, तो मेंबर से वो 100% तक ले सकते हैं। ओके सर। अगर आप स्टार्टअप कंपनी हो तो पहले 10 साल में देयर इज नो लिमिट। क्यों? शार्क टैंक में जाओ, कितना ज्यादा करोड़ों में पैसा देता, जितना तो उनका नेटवर्थ नहीं, जितना तो उनका टर्नओवर नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, फ्री रिजर्व नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं है, चलता है, चलता है। अगर आप स्टार्टअप कंपनी हो तो पहले 10 साल के अंदर यू कैन एक्सेप्ट बियॉन्ड द लिमिट। अब बच्चों सुनना, बच्चा कंफ्यूज होता है क्या? ऊपर स्टार्टअप कंपनी 5 ईयर लिखा था, याद करो, ऊपर स्टार्टअप कंपनी 5 ईयर लिखा था, नीचे स्टार्टअप कंपनी 10 ईयर लिखा है। तो 5 ईयर के लिए क्या है, आपको एक कंडीशन फॉलो नहीं करना पड़ेगा। इशू सर्कुलर, आरओसी को चढ़ाओ, डीआरआर अकाउंट बनाओ, सर्टिफिकेशन, पहले 5 साल में प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है। पहले 10 साल में यू कैन एक्सेप्ट बियॉन्ड द लिमिट। समझ में आया बच्चों? मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ, वो जो मेन पॉइंट होता है ना 5 साल 10 साल, ये समझ में आया क्या? फिर से बताता हूं। देयर आर 5 कंडीशन। You have to pass resolution, yes. You have to issue circular to member, yes. You have to file that circular with ROC, yes. You have to take a certification from the statutory auditor, no default वाला, yes. And you have to maintain DRR account, बोलिए yes. ये 5 में से 4 कंडीशन फॉलो नहीं करने। स्टार्टअप कंपनी पहले 5 साल में, छठे साल में यू हैव टू फॉलो ऑल दिस कंडीशन। लेकिन सर एक स्टार्टअप कंपनी कितना पैसा ले सकती है? बियॉन्ड द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इन द इनिशियल 10 ईयर्स। ये दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? यस सर। सो दिस कंपनी कौन सा प्राइवेट एक तो स्टार्टअप कंपनी यू में एक्सेप्ट बियॉन्ड 100%, और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ये 3 कंडीशन पढ़कर आए, ना ही आप किसी के एसोसिएट, ना ही आप किसी की सब्सिडरी। द बोरोइंग फ्रॉम सच कंपनी फ्रॉम द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़। और तीसरा बात, सच कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ, तो ये लोग तो बियॉन्ड 100%। बच्चों मुझे एक बात बताओ, इस लिमिट को भी बिना देख के याद करके बताना है मुझे, ठीक है ना? एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, यहां पे मेंबर है, यहां पर पब्लिक है। एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी है लेकिन गवर्नमेंट की है, एक इनएलिजिबल पब्लिक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, एक स्टार्टअप कंपनी है, और एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। जल्दी से मुझे आंसर लिख के बताओ इन सारी क्वेश्चंस का। जय श्री राम। कितना सर? एलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर से 10%, पब्लिक से 25%। एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो गवर्नमेंट की है, दोनों को मिला के 35%। सर इनएलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर से 35%, पब्लिक से नहीं। सर प्राइवेट कंपनी पब्लिक से नहीं, मेंबर से कितना? 100%। सर स्टार्टअप कंपनी पहले 10 साल के अंदर नो लिमिट, नो लिमिट है ना, एक्सेप्ट एनीथिंग, लेकिन पब्लिक से नहीं। सर प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, नो लिमिट बट पब्लिक से नहीं। बच्चों क्या ये आपको समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको हर एक चीज क्लास के अंदर ही याद होना चाहिए, ठीक है? अगला पॉइंट क्या बोलता है बच्चों तुम्हारा? अब ये सारी फालतू वाली बातें, अगर आपने डिपॉजिट लिया है या फिर आपने ऐसा फंड पैसा लिया है, देयर आर सर्टेन अमाउंट विच इज नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। हाँ, हर साल आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है DPT 3, किसको? ROC को। कब तक? 30 जून तक। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। सर ये 31 मार्च लिखा है ना, अबे 30 जून के अंदर जो डिटेल आएगी वो 31 मार्च के बैलेंस शीट की आएगी उस साल के, जिसको कौन सर्टिफाई करेगा? ऑडिटर, ऑडिट रिपोर्ट। समझ में आया सर? उसके बाद में क्या बोला इन लोगों ने कि सर जो हमारा फाइनेंशियल, ये बताऊंगा मैं आपको बाद में। बच्चों टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, अब ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा डिपॉजिट कम से कम कितने समय का रहेगा? 6 मंथ का, मैक्सिमम 36 मंथ का। मतलब आपका डिपॉजिट जो है वो डिमांड डिपॉजिट है या टाइम डिपॉजिट है? आंसर इज टाइम डिपॉजिट। आपका डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट है। आप मुंह उठा के नहीं बोल सकते मेरे को मेरा पैसा दो। कम से कम 6 महीने का है,
मैक्सिमम 36 महीने का है। सर क्या मैं 6 महीने से छोटा, अच्छा देखो, अगर आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, इलिजिबल कंपनी जो कौन सी है, गवर्नमेंट, इनएलिजिबल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, है ना। एलिजिबल कंपनी कितना कर सकती है पब्लिक से सर इस ड्यूरेशन के अंदर 25%, मेंबर से 10%, गवर्नमेंट दोनों को मिला के 35। ये लोग पब्लिक से कर ही नहीं सकते, मेंबर से 35, ये 100, देयर इज नो लिमिट, है ना। तो बोलने का मतलब क्या है, इसके बीच में तो आपको इतना अलाउ है मैक्सिमम लिमिट तक का। अगर आपको 6 महीने से छोटा डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो कम से कम 3 महीने का तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर जो अमाउंट आप बोरो करोगे दैट शैल नॉट एक्सीड 10%। ऑल्दो यू आर प्राइवेट कंपनी, आप ले सकते हो 100%। 3 महीने के अंदर से 6 महीने के अंदर का डिपॉजिट ले रहे हो ना, मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन एक्सेप्ट इज नॉट एक्सीडिंग 10%। बच्चों समझ में आया क्या, जल्दी से बताओ, ये वाला पॉइंट समझ में आया। यू कैन एक्सेप्ट अप टू 100%, फिर वो 6 महीने से लेके 36 महीने तक का लो। 6 महीने से छोटा लेना है ना, तो फिर कम से कम कितना लेना पड़ेगा, 10% तो लेना पड़ेगा। यस और नो गाइस, यस और नो, यस। आगे बढ़ते बच्चों। अब सर डिपॉजिट क्या हम लोग एक साथ में 3 लोग आ जाते, बोलते हैं हमको डिपॉजिट लेना है, लेकिन तीनों को एक ही डिपॉजिट लेना है, तो ज्वाइंट नेम में डिपॉजिट ले सकते हैं। हाँ, कितने लोग, ये सारे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नॉट एक्सीडिंग 3, मतलब कम से कम 3 लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, मतलब 3 लोग नहीं, सॉरी, मैक्सिमम 3 लोग मिलकर डिपॉजिट ले सकते हैं। जो कंपनी डिपॉजिट रिसिप्ट देगी ना, उसके अंदर मैक्सिमम 3 लोगों का नाम रहेगा। अच्छा, इसके अंदर कुछ क्लॉजेस रह सकते हैं, मतलब ऑन द मैच्योरिटी, जब तुम्हारा डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है ना, उसके अंदर ये लिखा हो सकता है कि सबको जॉइंटली पे करना, मतलब 3 सब लोग एक साथ में दिखे, तीनों लोग तो इच पे करना। ईदर और सर्वाइवल, जो भी तुमको मिला पैसे मांगने के लिए आया उसको दे देना। फर्स्ट नेम एंड द सर्वाइवल, अरे 3 लोगों का नाम लिखा था, ए बी सी, बोले सुनो, ए को पेमेंट करना, बी सी को मत करना। अरे ए का डेथ हो गया तो बी इज अ सर्वाइवर, बी को करना फर्स्ट नेम। समझ में आ रहा है क्या सर, ये फर्स्ट नेम भी मर गया तो, ये बी भी मर गया तो फिर सी को करना। एनी वन और सर्वाइवर, जो मुंह उठा के आ जाए उसको दे देना। समझ में आ रहा है क्या। तो दीज आर, ये क्लॉजेस हो भी सकते हैं, मे बी एक्सेप्टेड विथ और विदाउट दिस क्लॉजेस। ये क्लॉजेस हो भी सकते हैं, क्लॉजेस नहीं भी हो सकते। ठीक है सर, हमें ना डिपॉजिट रिसिप्ट इश्यू करनी पड़ती कितने दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर। जैसे ही आपको पैसा मिला कैश में या फिर चेक दिया, तो चेक जैसे ही रियलाइज हो गया 21 दिन में डिपॉजिट रिसिप्ट दे दो। अच्छा, इसके अलावा डिपॉजिट रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करोगे। हाँ, तो जैसे ही आपको पैसा क्या बोल सकता है, आपने डिपॉजिट रिसिप्ट इशू किया ना, उसके 7 दिन के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में। और ये रजिस्टर आपको 8 साल तक मेंटेन रखना पड़ेगा। फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच लेटेस्ट एंट्रीज मेड, जिस दिन उसके अंदर लास्ट वाला एंट्री मिला, डिपॉजिट रिपेमेंट होगा ना, और वो जो लास्ट एंट्री रहेगा ना, उसके बाद में फिर से डिपॉजिट तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो लास्ट एंट्री ये था रीपेमेंट का, इसके आगे 8 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा। बच्चों ये वाला पॉइंट समझ में आया। यस सर। और डिपॉजिट रिटर्न हर साल फाइल करो 30 जून तक। मोटा मोटी आपका डिपॉजिट चैप्टर खत्म हो गया, मोटा मोटी डिपॉजिट चैप्टर खत्म हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे लगती कि हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसको मेरे को वापस याद कराना चाहिए। ठीक है, सुनो 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 गाइस, बिना देखे क्या पूरा का पूरा चैप्टर बता सकते हो क्या? बिना देखे बता सकते सर, क्यों नहीं बता सकते? मोटा मोटी एटलीस्ट कुछ कंडीशन तो बता दो। रुक जाओ। सबसे पहला, कंपनी आपको क्या चाहिए? डिपॉजिट। किससे? मेंबर से। कुछ बातें ध्यान रखो। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। सॉरी, यू कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट। अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो सेक्शन नंबर 73 की बात कर रहा हूँ मैं। सेक्शन नंबर 73 और सेक्शन नंबर 76 को कंप्लाई करना पड़ेगा, तभी डिपॉजिट ले सकते हो। अच्छा, ये किसको कंप्लाई नहीं करना है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को नहीं करना है, बैंकिंग कंपनी को नहीं करना है, और ना ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को करना है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है सर? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो। सर्कुलर किसको दो? मेंबर को दो। सर्कुलर मेंबर को देने के पहले आरओसी को दो। उसके बाद में सर्टिफिकेशन लगाओ क्या कि डिपॉजिट का कोई डिफॉल्ट नहीं है, और उसके बाद में DRRA अकाउंट में अगले साल जितना डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है उसका 20% डिपॉजिट करो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सब सेक्शन 3,
रीपेमेंट कर देना बोले डिपॉजिट का, कैसे, ऑन टाइम एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, है ना। अगर सर हम लोग रीपेमेंट नहीं कर पाए तो फिर एप्लीकेशन जाएगी बोले एनसीएलटी को, और एनसीएलटी देगा बोले आपको ऑर्डर, और फिर आपको करना पड़ेगा बोले रीपेमेंट, ठीक है। और पास लास्ट में बोला जो आपका डीआरआरए अकाउंट बना हुआ है ना, इस डीआरआरए अकाउंट का जो पर्पज है वो सिर्फ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के लिए यूज करना, किसी और पर्पज के लिए यूज मत करना। गाइस सेक्शन नंबर 73 डन। सर सेक्शन नंबर 76 पब्लिक से अगर डिपॉजिट लेना होगा तो ऐसे वाले केस में बड़ी सिंपल सी बात है, आप इलिजिबल पब्लिक कंपनी होना, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, लेकिन आपका ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा अगर लेस देन 181C के लिमिट के अंदर आप क्या कर रहे हो, बोरो कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 2 की 5 कंडीशन थी ना, हाँ, मतलब सर्कुलर टू मेंबर, सर्कुलर टू आरओसी, उसके बाद में सर्टिफिकेशन, उसके बाद में क्या आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सर्टिफिकेशन क्या, डीआरआरए अकाउंट, ये मेंटेन करो। लास्ट वाला क्या बोलता है, अब इसके अलावा आपको लेना पड़ेगा क्रेडिट रेटिंग, और इसके अलावा अगर आपके डिपॉजिट सिक्योर है तो आपको 30 डेज में चार्ज क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 76 पूरा का पूरा, और साथ ही साथ में हम लोगों ने रूल्स भी देखे। अच्छा, डिपॉजिट किससे ले सकते हो आप लोग, कितना ले सकते हो सर, इलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से ले सकती है 25%, और सर मेंबर से ले सकती है कितना, मेंबर से ले सकती है 10%। सर इलिजिबल पब्लिक कंपनी अगर गवर्नमेंट की है दोनों को मिला के 35, इनएलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से तो नहीं, मेंबर से 35, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो 100% तक, अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है तो पहले 10 साल के अंदर कितना, नो लिमिट, और उसके बाद में अगर आप ऐसी प्राइवेट कंपनी हो जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो बोले सर नो लिमिट, है ना, नो लिमिट। 3 कंडीशन कौन सी है, एक तो आप प्राइवेट कंपनी 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल के नीचे बोरो कर रहे हो, तो वो तो सीधा यहाँ पे ही आ गया ना, तो इसलिए नहीं। दूसरा, या फिर आप स्टार्टअप हो तो आपको पहले 10 साल के अंदर आप 100% के बाहर ले सकते हो। और लास्ट वाला बात क्या बोला इन लोगों ने, ना ही आप किसी की एसोसिएट हो, ना ही आप किसी की सब्सिडी कंपनी हो, आपकी जो बोरोइंग है दैट इज नॉट एक्सीडिंग ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़। और लास्ट वाला बात क्या बोला इन लोगों ने कि तुम लोगों ने कोई नो डिफॉल्ट अबाउट द डिपॉजिट, यू मे एक्सेप्ट बियॉन्ड द लिमिट। अच्छा, ये 5 कंडीशन जो होती है ये किसको सेटिस्फाई, किसको कंप्लाई नहीं करना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी 100% तक डिपॉजिट ले रहे हैं, स्टार्टअप कंपनी पहले 5 साल में आपको कंप्लाई नहीं करना है, और फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, डोंट यू थिंक ये एक जो चार्ट अभी अब लास्ट मोमेंट में हमने किया इसके साथ में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। अब आ जाता हूं मैं, इफ यू सी व्हाट इज नॉट डिपॉजिट आई विल कवर। चार्ट देखो, पब्लिक कंपनी आप एलिजिबल हो तो पब्लिक से भी देखो, इधर पब्लिक, इधर नेचर ऑफ कंपनी, इधर पब्लिक, इधर मेंबर, एलिजिबल पब्लिक से भी मेंबर से भी, एलिजिबल गवर्नमेंट पब्लिक से भी मेंबर से भी, बाकी जितनी भी है ओनली मेंबर नॉट पब्लिक। कितना टक्का, एलिजिबल 25-10, गवर्नमेंट 35, इनएलिजिबल 35, आईएफएससी कंपनी या प्राइवेट कंपनी 100, स्पेशल प्राइवेट कंपनी मतलब नो लिमिट। स्पेशल प्राइवेट कंपनी में कौन आता है, स्टार्टअप कंपनी पहले 10 साल में, या ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन क्या क्या है, नॉट एसोसिएट, नॉट सब्सिडियरी, बोरोइंग नॉट एक्सीडिंग क्या बोल सकते हैं 50 करोड़ और ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज लोअर, एंड नो सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट, ठीक है। डिपॉजिट कितने समय का होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ का, मैक्सिमम 36 मंथ का। अच्छा, उसके अंदर 6 मंथ से 36 मंथ पे लेना है तो पूरा ले सकते हो 35% वगैरह वगैरह, 6 मंथ से छोटा लेना है तो मैक्सिमम 10% शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। यस सर। मेंबर से अगर डिपॉजिट लेना है तो कुछ कंडीशन फटाफट, पासिंग ऑफ सर्कुलर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, सर्कुलर दोगे मेंबर को, उधर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन क्रेडिट रेटिंग बताओगे, है ना। उसके बाद में प्रीवियस ईयर के डिपॉजिट कितने, उनका अमाउंट कितना है वो बताएंगे, कैसे रजिस्टर प्रोस एक्नॉलेजमेंट ड्यू स्पीड पोस्ट या फिर ऑन वेबसाइट डालोगे न्यूज़पेपर वगैरह। उसके बाद में अटैचमेंट क्या दोगे, उसके साथ में सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर कि देयर इज नो डिफॉल्ट, प्लस इफ द डिफॉल्ट वाज देयर 5 ईयर इज लैप्स फ्रॉम द डिफॉल्टमेंट, मतलब जब तक डिफॉल्ट है, यहाँ पे कंपनी ने डिफॉल्ट किया, ठीक है, जब तक डिफॉल्ट गुड किया, इसके बीच में सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट, यू कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, और सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट गुड होने के बाद में अगले 5 साल तक यू कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, ठीक है।
उसके बाद में वैलिडिटी ऑफ सर्कुलर, ये मैंने आपको बता दिया 6 मंथ, और क्या बोल सकते हैं तुम्हारा एजीएम विच एवर इज अर्लियर, और ये एग्जांपल मैंने क्लास में कराया। फाइलिंग विथ आरओसी, है ना। फिर डिपॉजिट रिजर्व रिपेमेंट अकाउंट, आपको 20% क्या करना पड़ता है, अगले साल जो डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है वो इसी साल के 30 अप्रैल तक डिपॉजिट में डाल दो। सर्टिफिकेशन ने क्या है, सर्टिफिकेशन एज टू नो डिफॉल्ट हो गया हमारा। सिक्योरिटी में भी, अच्छा सिक्योर भी हो सकते हैं, अनसिक्योर भी हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा डिपॉजिट सिक्योर कब माना जाएगा, जब 100% सिक्योर है। मतलब सर अगर तुम लोगों ने डिपॉजिट लिया है कितने का, 100 करोड़ का, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो 10 करोड़, और आपकी जो एसेट सिक्योर की है उसकी वैल्यू कितनी है, 105 करोड़, योर डिपॉजिट इज अनसिक्योर, पार्शियली सिक्योर कंसिडर एज अनसिक्योर। सिक्योर कब माना जाएगा, जब 100% सिक्योर होगा तभी सिक्योर माना जाएगा, नहीं तो सिक्योर नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, सबसेक्शन 3 रीपेमेंट डिपॉजिट एज पर टर्म एंड कंडीशन। सबसेक्शन 4 एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल, फिर ट्राइब्यूनल देगा ऑर्डर। सबसेक्शन 5 डीआरआरए अकाउंट का पर्पस यूज के लिए होना चाहिए। अदर पॉइंट्स, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ, 6 मंथ से छोटा हो सकता है बट 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कितना, फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कितना डिपॉजिट लेना है ना, प्रोसीजर दिया हुआ है फालतू वाला। फिर ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे अगर डिपॉजिटर सिक्योर होगा तो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को अलाउ उतना ही दे सकते हो, ज़्यादा नहीं दे सकते हो, ठीक है। अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म डिपॉजिट मेंबर आएगा, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट हो सकते हैं मैक्सिमम 3 लोगों के। नॉमिनेशन वो कभी भी दे सकता है। डिपॉजिट रिसिप्ट 21 दिन के अंदर उसको देना पड़ेगा। रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात करूंगा मैं। कंपनी डीपीटी 3 हर साल फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। और समय समय पे डिपॉजिट और उसका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, है ना। यहां तक का आपको सारा बात समझ में आया क्या, बोलो यस और नो। यस। क्वेश्चन आता है कि सर मेरा डिपॉजिट 3 साल का था लेकिन मैं उसके पहले उसको क्या कर रहा, प्री मैच्योर कर रहा हूं, मतलब मैं बोल रहा हूं मेरे का पहला पैसा चाहिए, तो मिल सकता है, बोले हाँ। कंडीशन है क्या कि 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके मिलेगा। आपने कितने का डिपॉजिट लिया, 3 साल का लिया ना, और आप आ गए सेकंड ईयर में कि मेरे को डिपॉजिट का पैसा वापस चाहिए, तो सेकंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 10%। 10% में से 1% माइनस करेंगे और आपको दे देंगे। सर अगर मैं 2 साल में आया तो 9%। सर मैं 16 महीने में आया तो 2 साल 24 महीना होता है ना। अगर आप 6 महीने के ऊपर आ रहे हो तो नेक्स्ट ईयर कंसिडर किया जाता है। 1 महीने से 6 महीने से कम आ रहे हो, 16 मंथ मतलब कितना हो गया, 1 साल प्लस कितने महीने हो गए, 1 साल प्लस 4 मंथ, 6 मंथ से कम है ना, इसको 1 ईयर ही माना जाएगा। हम लोग 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहे थे, 7%। आपको सॉरी टू से कितना मिलेगा, सिर्फ 6% ही मिलेगा। सर कोई व्यक्ति कितने मंथ पे है, 33 मंथ, तो इसको एज गुड एज कितना माना जाएगा, 3 साल माना जाएगा। क्यों, 33 मंथ इज इक्वल टू अपना 2 ईयर कितना, 24 मंथ, प्लस तुम्हारा कितना हो गया 11 मंथ समथिंग, ऊपर से नहीं 11 नहीं 9 मंथ हो रहा है, तो 33 मंथ हो रहा है। 33 मंथ मतलब सिर्फ 3 ही महीना कम है ना, इट विल बी कंसिडर एज 3 ईयर, आपको 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ऑल्दो दे हैव नॉट आस्क्ड टिल द एग्जाम इन योर एग्जामिनेशन टिल द डेट, ठीक है। सर ये हम लोग 1% डिडक्ट नहीं करेंगे, कब, 3 केसेस के अंदर। अगर वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है नेवी को या एयरफोर्स या आर्मी को, है ना, तो यार वो अच्छा काम। दूसरा, पहले ना लोग डिपॉजिट कितना भी एक्सेप्ट कर लेते, तो ये एक्ट आया था तो बोला था आपको आपका डिपॉजिट का लिमिट कम करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द लॉ, अगर मैं डिपॉजिट का लिमिट कंपनी खुद कम कर रही है तो वहां पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिडक्ट नहीं कर सकते हो। और लास्ट वाला बोला है कि सपोजिंगली प्री टर्मिनेशन ऑफ डिपॉजिट फॉर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सतीश सर ने डिपॉजिट दिया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को, तब मेरे को उन्होंने बोला 9%, और मेरे 2 साल के लिए, और मेरे बाद में उन्होंने नया डिपॉजिट इशू किया 2 ईयर के लिए, वो दे रहे हैं 11%। तो मेरे को तो बुरा लगेगा ना यार, मेरे को 9% दे रहे हो, नए लोगों को तुम 11% दे रहे हो। तो मैं बोलता हूँ मेरे को क्या करना है, टर्मिनेट करना है। तो ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, 1% माइनस करेंगे, लेकिन 1% माइनस कब नहीं करेंगे, अगर मैं रिन्यू कर दूं, मेरे डिपॉजिट को। क्यों, फॉर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, एंड द रिन्यूअल पीरियड शैल बी ग्रेटर देन अनएक्सपायर्ड पीरियड। मतलब मेरा अनएक्सपायर्ड होने में 3 महीना बाकी था, तो रिन्यू कर रहे हो तो 3 महीने से ज़्यादा का रिन्यू करना, देन ओनली आपका 1% डिडक्ट नहीं होगा। मतलब आप हमारे पास फिर से कंटिन्यू कर रहे हो विथ न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया। सो हियर वी आर डन डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। सर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक लेना होगा तो इलिजिबल कंपनी ले सकती है ना।
सेम कंडीशन है, सर्कुलर, आरओसी, मेंबर, डीआरआरए अकाउंट, सर्टिफिकेशन फ्रॉम ऑडिटर। स्पेशल रिजोल्यूशन 181C के लिमिट के अंदर होगा तो ऑर्डिनरी से काम चल जाएगा। आपको क्रेडिट रेटिंग, आरओसी को फाइल करना पड़ता है, वो सारी बात है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा, हर साल लेना पड़ेगा और पब्लिक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्रिएशन ऑफ चार्ज विद इन 30 डेज अगर एसेट आपका सिक्योर है। टेन्योर ऑफ डिपॉजिट ऑलरेडी डिस्कस है, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर्ड कर लिए हैं। बच्चों मुझे एक बात बताओ, कैन आई से वी आर डन विद द डिपॉजिट चैप्टर। लास्ट पेनल्टी, अगर आपने डिपॉजिट चैप्टर के अंदर कुछ भी कॉन्ट्रवेंशन किया सेक्शन 73 का लेके 76 का, सो कंपनी यू आर लाइबल, कंपनी यू आर लाइबल। कितना? मिनिमम पेनल्टी 1 करोड़ और ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर। आपने डिपॉजिट लिया 100 करोड़ का, 1 करोड़ ट्वाइस ऑफ 100 करोड़ इज 200 करोड़, 1 करोड़, तो 1 करोड़ इज लोअर। मिनिमम 1 करोड़ का पेनल्टी बैठना ही बैठना है, एंड दिस 1 करोड़ का पेनल्टी मे गो अप टू 100 करोड़, ठीक है। तो ये वाला पेनल्टी याद करना है, इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड सेक्शन है। और लास्ट में ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तेरे को 25 लाख का तो कम से कम फाइन लगेगा, विच में एक्सटेंड अप टू 2 करोड़, और 7 साल तक का तेरे को सजा भी हो सकता है। और अगर तूने डिफ्रॉड करते हुए पाया गया, तेरा फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था, बेटा फ्रॉड वाले केस में फंस जाएगा सेक्शन 447 के अंदर। बच्चों मुझे एक बात बताओ, कैन आई से वी आर डन विद द डिपॉजिट चैप्टर। अब लास्ट वाला पार्ट बचा है, व्हाट इज डिपॉजिट एंड व्हाट इज नॉट डिपॉजिट। व्हाट इज डिपॉजिट एंड व्हाट इज नॉट डिपॉजिट, तो इसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। अब देखो ये चैप्टर का स्टार्टिंग वाला पोर्शन, डिपॉजिट मीन्स इट इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी। अगर कोई भी पैसा आया है तुम्हारे पास इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, इन द फॉर्म ऑफ लोन, एनी अदर फॉर्म, कोई भी पैसा आया तो उसको डिपॉजिट बोलेंगे। बट इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें जिसको डिपॉजिट के डेफिनेशन में काउंट नहीं करते हैं। अब ये पूरे चैप्टर के इन्होंने फीचर्स बताए। डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट इज इंक्लूसिव, इट इंक्लूड्स एनी मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ डिपॉजिट, लोन एंड एनी अदर फॉर्म, पढ़कर आए हम लोग। डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड काफी सारी चीजें जो डिपॉजिट के डेफिनेशन के बाहर है। एवरी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी शैल बी रिपेड विद द इंटरेस्ट, समझ में आता है। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट टाइम बाउंडेड है, मतलब टाइम बाउंडेड है, सेविंग जैसा नहीं है, डिमांड डिपॉजिट नहीं है। इट कैन बी सिक्योर, इट कैन बी अनसिक्योर। सिक्योर कब माना जाएगा? जब फुल्ली सिक्योर होगा। पार्शियली सिक्योर को भी हम लोग क्या माना जाएगा? अनसिक्योर माना जाएगा। अगला, इट मे बी एक्सेप्टेड इन द जॉइंट नेम लेकिन नॉट एक्सीडिंग 3। डिपॉजिटर में नॉमिनेट एनी पर्सन एट एनी टाइम, ठीक है। प्री मैच्योर डिपॉजिट पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल है, 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे, 3 केसेस में नहीं करेंगे। प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर ओनली। पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर एज वेल एज पब्लिक इफ इट फुलफिल सर्टन कैटेगरी, मतलब एलिजिबल पब्लिक कंपनी। ओके, हु इज डिपॉजिटर? सेक्शन 73, अगर आप अपने मेंबर से पैसा ले रहे हो तो दैट पर्सन इज मेंबर एज वेल एज डिपॉजिटर। सेक्शन 76, एनी अदर पर्सन, जो मेंबर होना जरूरी नहीं है, दैट पर्सन इज जस्ट अ डिपॉजिटर। ये एनी अदर पर्सन से सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी ले सकती, बाकी कोई ले नहीं सकता है, ठीक है गाइस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में अपना चैप्टर खत्म है। व्हाट इज डिपॉजिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट डिपॉजिट। इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना, सीधा 8 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। आपको पूछेगा क्या क्या डिपॉजिट नहीं है। पहला देखो, सी लॉजिक समझो, हमको डिपॉजिट में हर वो लोगों को लेकर आना है जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है। जिनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है वो हर पैसा डिपॉजिट के डेफिनेशन में लेके आएंगे। भाई साहब, जिसको प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो अपने आप में पावरफुल है, जिनको कोई और देखने वाला है, अनाथ आश्रय जो बोलते हैं, ऑर्फनेज होम, वो किसके लिए होता है? जिनके ऊपर छत नहीं है। अरे जिन लोगों के ऊपर छत है, जिनको कोई देखने वाला है, उसको डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं लेंगे। जो ऑलरेडी सिक्योर, उसको डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं लेंगे। अब सुनो, मेरे से पैसा लिया, इसको डिपॉजिट के डेफिनेशन में लो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, या कोई भी ऐसे अथॉरिटी से पैसा है जो पार्लियामेंट ने बनाया, नॉट अ डिपॉजिट। वाई? अरे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग बोलेंगे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे? ढोकले बोलेंगे मैं तेरे को प्रोटेक्ट करता, ठीक है। अदर सोर्सेस जिसका गारंटी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, मतलब कंपनी को पैसा आया है XYZ से, और इस XYZ को गारंटी किसने दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, है ना। सो दिस इज एज गुड एज सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं दे पा रही, इसलिए गारंटी दिया, किसी और को पैसा देने को बोला है। दिस इज ऑल्सो नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट, ठीक है। क्यों?
क्योंकि एक XYZ का आपने पैसा नहीं दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पैसा दे देगी, वो तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। फॉरेन सोर्स से पैसा आ रहा है तो भी, मतलब फॉरेन गवर्नमेंट से आ रहा है, फॉरेन मल्टीलैटरल बैंक से आ रहा है, फॉरेन इंडिविजुअल से आ रहा है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से आ रहा है ना, बॉडी कॉर्पोरेट से आ रहा है फॉरेन की, इट इज नॉट डिपॉजिट अगर उन्होंने फेमा का कंप्लायंस किया है तो। मतलब देयर इज एक्ट कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड, देयर इज अ अथॉरिटी कॉल्ड आरबीआई, आरबीआई इनको देख रहा है, तो आरबीआई अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो मां बहन करने के लिए कौन बैठा हुआ है, आरबीआई बैठा है, तो बोले इनको आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे कंपनीज एक्ट के अंदर, उधर आरबीआई बैठा है, बोले अपना काम कर रहा है, ठीक है। क्या क्या डिपॉजिट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब एज गुड एज गवर्नमेंट से आया हुआ पैसा, सरकार से आया हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं है। सरकार ने जिस पैसे की गारंटी दी है वो भी डिपॉजिट नहीं है। अच्छा, फॉरेन से आया हुआ पैसा डिपॉजिट है, लेकिन फेमा का कंप्लायंस करके आया होगा तो डिपॉजिट नहीं है। अगर कोई बैंक से पैसा मिल रहा है, इट इज नॉट डिपॉजिट। वाई? भाई साहब, हम लोग बैंक से पैसा लेना बंद कर देते थे। अगर बैंकिंग सिस्टम खराब हो गया तो बेटा अपनी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। देयरफॉर बैंक से जो पैसा लिया इट इज नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट, ठीक है। कोई फाइनेंशियल, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया, हु इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बच्चों, LIC, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन है जो नोटिफाइड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रूरल रीजनल बैंक होती है। अगर आप इनसे भी पैसा ले रहे हो, एज गुड एज फाइनेंशियल कंपनी से पैसा ले रहे हो, नॉट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, अरे एक कंपनी ने दूसरे कंपनी से पैसा लिया, अगेन इट इज नॉट डिपॉजिट, ठीक है। तो आपको ये सारे सर्कुलर वर्कुलर ये सारा फॉलो नहीं करना है। अदर सोर्सेस जिसका गारंटी सेक्टरल रेगुलेटर ने दिया है या एज पर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, मतलब मेरी कंपनी है टेलीकॉम, जियो को पैसा आया किसके तरफ से, डोनिया के तरफ से, डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रम्प को किसने देने को बोला, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इज अ रेगुलेटिंग टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी बोल रही किसको कि आप इसको पैसा दो, तो दिस अमाउंट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट। बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या पहला लिस्ट आपको समझ में आया क्या? किस किस चीज को डिपॉजिट नहीं बोलेंगे? बड़ा इजी है। गवर्नमेंट से आया नहीं, फॉरेन गवर्नमेंट फॉरेन बैंक से आया नहीं, किसी कंपनी से आया नहीं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आया नहीं। इन शॉर्ट, इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटीज आर नॉट कवर्ड, ठीक है सर। पर्सन, प्राइवेट कंपनी अगर आपको अपने डायरेक्टर या उनके रिलेटिव से पैसा मिल रहा है, नॉट अ डिपॉजिट। पब्लिक कंपनी अगर आपको अपने डायरेक्टर से पैसा मिल रहा है ना, नॉट अ डिपॉजिट। डायरेक्टर के रिलेटिव से मिल रहा है तो डिपॉजिट है। तो ये बात है कि भाई साहब, डायरेक्टर से जो पैसा आता है वो तो पब्लिक और प्राइवेट और डिपॉजिट नहीं होता है। रिलेटिव से पैसा आया तो पब्लिक कंपनी के लिए डिपॉजिट माना जाएगा, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं माना जाएगा। कंडीशन, डायरेक्टर जब पैसा दे रहा है ना, तो डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन देना है कि ये मेरा खुद का पैसा है, मैंने कोई से बोरो नहीं किया हुआ है। और ये बात हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेंगे फुटनोट में कि हमारे पास डायरेक्टर से पैसा आया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन से लोगे डिपॉजिट एप्लीकेबल हो जाएगा। इससे अच्छा क्या बोलते हैं, डायरेक्टर को दे, डायरेक्टर से लेता हूँ, इसलिए बोला डायरेक्टर का खुद का होना चाहिए, किसी और से लिया हुआ नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा है, मतलब तुम्हारा जो एम्प्लॉय है ना, तुम उसको काम ही नहीं दे रहे थे, उसने बोला एक काम करो, तुम है ना मेरे को जॉब दे रहे हो 6 लाख रुपए की, मैं तुमको देता हूँ 5 लाख रुपए, रखो, मेरा काम देखो। अगर मैंने गलती किया, मेरा 5 लाख रुपए ले लेना और मेरे को धक्का मार के बाहर हकल देना। बोले नहीं, इतना दिन पैसा रखूंगा तो इंटरेस्ट मांगेगा, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए, मैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा हूँ। तो अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हो अपने एम्प्लॉय से, नॉट एक्सीडिंग, नॉट इंटरेस्ट बेरिंग, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो और उसके एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं, 6 लाख उसके एनुअल सैलरी थे, उसने आपको 5 लाख दिए, चल जाएगा। दिस इज नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट। सर, प्रमोटर से पैसा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ अनसिक्योर लोन, मतलब क्या होता है ना, आप गए बैंक के पास, बैंक को बोले पैसा दो, तो बैंक ने बोला मैं तभी पैसा दूंगा जब तेरा प्रमोटर पैसा देगा, और प्रमोटर का पैसा कैसा होना चाहिए, अनसिक्योर। क्यों? कल जाके अगर तुम्हारा पैसा, तुम्हारी कंपनी डूबी तो मेरे साथ में तेरे प्रमोटर को भी लॉस होना चाहिए, और प्रमोटर मेरे पीछे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो अनसिक्योर है, मैं सिक्योर हूं। तो इसलिए क्या बोला कि अगर प्रमोटर ने अनसिक्योर पैसा दिया है, लोन दिया है, क्यों, स्टिपुलेशन है, कंडीशन है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कब तक? अंटिल रीपेमेंट। जैसे तूने बैंक का पैसा रीपेमेंट कर दिया, उसके बाद में प्रमोटर का अमाउंट क्या माना जाएगा, डिपॉजिट। इसको एग्जांपल से समझो। ये है कंपनी, कंपनी गई किसके पास, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास, बैंक के पास। बैंक बोलती मैं तेरे को डिपॉजिट दूंगा, लेकिन मेरी टर्म्स एंड कंडीशन क्या, जो तेरी कंपनी का प्रमोटर है ना, वो भी तेरे को क्या दे, पैसा दे, और उसका पैसा होना चाहिए अनसिक्योर।
तो ये जो प्रमोटर का पैसा आया हुआ है, देखो बैंक का पैसा तो वैसे भी डिपॉजिट नहीं है, प्रमोटर के पैसे को भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन एक बार तुमने बैंक का पैसा रीपे कर दिया, प्रमोटर के पैसे को डिपॉजिट मानेंगे। तो इसलिए अपने को क्या करना है, बैंक का पैसा रीपेमेंट कर दिया, प्रमोटर का भी पैसा वापस कर दो। ठीक है, आगे अगर आपको किसी से पैसा मिलता है 25 लाख या उससे ज्यादा, किसी एट अ टाइम, ऐसा नहीं पहले 12 लाख फिर 12 लाख फिर 1 लाख, ऐसा नहीं, अगर आपको किसी से 25 लाख डायरेक्ट पैसा मिला ना, दिस इज नॉट अ डिपॉजिट प्रो। लेकिन क्या क्या इसमें कन्वर्टिबल नोट्स, आपने उसको कन्वर्टिबल नोट दिया है, मतलब भाई 10 साल के अंदर तेरे को हमारे कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे, विद इन 10 ईयर यू विल गेट अ शेयर्स ऑफ आवर कंपनी। अगर नहीं भी शेयर तो 10 साल के अंदर तेरे को तेरा पैसा रीपेमेंट हो जाएगा। सो अगर कोई स्टार्टअप है उसको 25 लाख या उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है ना, थ्रू कन्वर्टिबल नोट इन अ सिंगल ट्रांच, तो दिस इज नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट। गाइस गाइस गाइस, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। तुम लोग है ना मैसेज नहीं करते ढोकलो, तुम लोग मैसेज करा करो, है ना, बताया करो मेरे को तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट गाइस, इंस्ट्रूमेंट। अगर आप कमर्शियल पेपर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हो, कमर्शियल पेपर बेटा आरबीआई इशू करता है ना, तो आरबीआई जिसको देखने वाला है, नॉट अ डिपॉजिट। अगर किसी ने आपको शेयर एप्लीकेशन मनी दिया है तो बोले 60 डेज में उसको क्या करो, अलॉटमेंट कर दो। अगर आपने 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं किया तो नेक्स्ट 15 दिन में रिफंड कर दो। अगर नेक्स्ट 15 दिन में आपने रिफंड नहीं किया तो उसको हम लोग डिपॉजिट मान लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? शेयर एप्लीकेशन मनी पहले के ज़माने में 10-10 साल तक कंपनी में पड़ा रहता था, बोले इमीडिएट बेसिस पे क्या करो, अलॉटमेंट करो। ये एक्ट आने के बाद में बोला था, नहीं कर पा रहे हो 15 दिन में रिफंड करो, नहीं कर पा रहे हो डिपॉजिट, करोड़ों का पेनल्टी, यू कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, और आपके पास पब्लिक का पैसा पड़ा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, पूरे चैप्टर में ये क्वेश्चन आया ना, आदमी घूम जाएगा। डिबेंचर एंड बॉन्ड, डिबेंचर एंड बॉन्ड ये बोलता क्या है? यस सर, क्लियर है। डिबेंचर एंड बॉन्ड क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देना। अगर आपका डिबेंचर सिक्योर है, सिक्योर भी कैसा है, फर्स्ट चार्ज या पारी पासु विद फर्स्ट चार्ज, मतलब सपोजिंगली मेरी एसेट है जिसका वैल्यू है 10 CR, इसके ऊपर मैंने एक बैंक से लोन लिया, बैंक 1 से लोन लिया और इसको चार्ज क्रिएट किया, और फिर मैं बैंक 2 से भी सेम प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले रहा हूँ, चलता है? चलता है। लेकिन पहले बैंक का फर्स्ट चार्ज है, दूसरे बैंक का सेकंड चार्ज है, सेकंड चार्ज की बात नहीं करनी, फर्स्ट चार्ज अगर क्रिएट है मतलब यू आर ऑलरेडी सिक्योर्ड। या फिर एक ऑप्शन होता है, ये बैंक 2 नाराज हो जाती है, बोलती है नहीं बाबा मेरे को सेकंड चार्ज नहीं होना, मेरे को फर्स्ट चार्ज की जितना वैल्यू, मतलब कल जाके जितना भी सेल हुआ हमें इक्वली बच जाएगा पैसा, पारी पास हुई था फर्स्ट चार्ज। ठीक है, तो अगर एज गुड एज फर्स्ट चार्ज क्रिएटेड है प्लस टेंजिबल एसेट पे होना चाहिए। टेंजिबल मतलब क्यों? क्योंकि इधर विजय माल्या का केस हुआ था बच्चों, उन्होंने अपनी वो किंग फिशर की चिड़िया है ना, उसको क्या कर दिया था, सिक्योर रख दिया था एज अ एसेट बोल के कंपनी को, बैंक को। फिर कितना लोन तो लिया, 5,000 करोड़ 6,000 रुपये करोड़, है ना, और उसके बाद में जब इस चिड़िया का फोटो सेल करने के लिए लेके गए, इसका हाईएस्ट बिड लगा बच्चों 10 करोड़। तो बोले अब ऐसा काम मत करना इनटेंजिबल एसेट के ऊपर, अगर तुमने इशू किया होगा, सिक्योर होगा, तो सॉरी टू से इसको हम लोग डिपॉजिट मानेंगे, इसको हम लोग डिपॉजिट, तो टेंजिबल एसेट पे रहना चाहिए। और तीसरा फुल्ली सिक्योर, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पूरा 100% सिक्योर होगा, तो फिर उस बॉन्ड और उस डिबेंचर को हम लोग डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सर सेकंड चार्ज है डिपॉजिट मानो, सर फर्स्ट चार्ज है टेंजिबल एसेट है लेकिन पार्शियली सिक्योर है, डिपॉजिट मानो। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तीनों में देखो मैंने प्लस का साइन लगाया बच्चों, सिक्योर भी होना, टेंजिबल पे भी होना, और प्लस पूरा वैल्यू कवर होना। दूसरा सर कन्वर्टिबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल अगर 10 साल में वो कन्वर्ट होने वाले शेयर्स में, तो आज दिख वो डिबेंचर रहे, कल जाके वो शेयर ही बन जाएंगे, इनको काय को सिक्योर करना पड़ता है? दिस इज नॉट डिपॉजिट, ये तो अपने होने वाले मेंबर है। समझ में आ रहा है? बचपन से कभी किसी किसी का रिश्ता फिक्स होता है, मालूम है ये अपने होने वाला जमाता है ना, ऐसा। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर देखो, कन्वर्टिबल है 10 साल के अंदर डिपॉजिट, 10 साल में कन्वर्टिबल नहीं है, या फिर नॉन कन्वर्टिबल, कन्वर्ट होने वाला नहीं है। लिस्टेड है क्या? लिस्टेड होगा तो नॉट डिपॉजिटिव है, अगर लिस्टेड है तो सेबी बैठा हुआ है। अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड है तो इसका क्रक्स क्या मालूम है क्या? अगर कोई डिबेंचर है जो सिक्योर नहीं है प्लस वो कन्वर्टिबल है आफ्टर 10 ईयर, तो उसको डिपॉजिट मानो,
और दूसरा, अगर कोई डिबेंचर है जो नॉन कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, मतलब वो कन्वर्ट तो होने वाला ही नहीं है, प्लस वो अनलिस्टेड है, लिस्टेड भी नहीं है, इसको भी डिपॉजिट मानो। ये क्रक्स है पूरा। अगर डिपॉजिट सिक्योर है, छोड़ो डिपॉजिट नहीं है, कन्वर्टेबल 10 साल में, डिपॉजिट नहीं है, 10 साल में कन्वर्टेबल नहीं है, डिपॉजिट है। नॉन कन्वर्टेबल अगर होगा तो लिस्टेड है तो डिपॉजिट नहीं है, अनलिस्टेड है तो डिपॉजिट माना जाएगा। सर निधि कंपनी अलग से रूल बना है, इनके पास जो पैसा आता है नॉट डिपॉजिट। चिट फंड कंपनी सब्सक्रिप्शन अमाउंट आता है चिट के नाम में, नॉट अ डिपॉजिट। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से भी बैठा हुआ है ध्यान देने के लिए, नॉट अ डिपॉजिट। सर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फंड जो रहेगा जिसको सेबी रेगुलेट करता है, दिस इज नॉट डिपॉजिट। वाई? क्योंकि इनके साथ में तुम गलत करो इस नाम पे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था बच्चों, अबिल बोलकर एक बिल्डिंग है, किधर? पूना के अंदर। तो मैंने आपको बताया था देयर इज अ पर्सन एक्स जो मेरे कांटेक्ट में, उन्होंने उसके अंदर 2 फ्लैट लिए, कितने? 5 करोड़ के, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि भाई साहब तुम लोग लेना चाहते हो क्या, तुम बोलोगे पॉसिबल ही नहीं, 5 करोड़ रुपए है ही नहीं। लेकिन मैं बोला पॉसिबल है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, वो 5-5 करोड़ के जो 2 बंगलो लिए थे, भाई साहब इसका वैल्यू हो चुका है कितना? 24 करोड़। 14 करोड़ तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अभी तक तो पोजीशन भी हाथ में नहीं आया उनके। उसके पहले उसका वैल्यू कितना हो गया? 24 करोड़। यार सर काश हमारे पास पैसे होते ना, हम भी इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए एक कंसेप्ट लाया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें क्या होता है ना, आप 5 करोड़ नहीं दे सकते हो, एक काम करता हूँ, आप लोग 10-10 लाख रुपए दे सकते हो। मैंने सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लिया है ना, फिर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, फिर मैंने सेल किया, जो प्रॉफिट हुआ वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आया बच्चों? यस और नो? तो 10 का अगर 24 हो सकता है, तो आप सोचो आपके हिसाब से उतना इन्वेस्टमेंट आपको एक्स्ट्रा मिल गया, थोड़ा सा कमीशन। तो इनको देखने के लिए सेबी बैठा हुआ है ना, देयरफॉर इट इज नॉट अ डिपॉजिट, इट इज नॉट अ डिपॉजिट। जल्दी से बताओ। यस सर, हमें लोन एंड एडवांस मिला है बिजनेस के लिए, तो बोले 365 दिन में उसको क्या दे दो? गुड्स सर्विस दे दो, नॉट डिपॉजिट। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट के अंदर घर बनते हैं तो अपन 3-3 साल पहले बुक करते हैं, तो बोले एज पर टर्म्स एंड कंडीशन उसको 3 साल 4 साल लिखा है, घर दे देना, नॉट अ डिपॉजिट। 365 डेज का कंडीशन नहीं। सर कैपिटल गुड्स, मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया था, वन ऑफ माई क्लाइंट अर्जुन धूते पाटिल, तो ही नो अराउंड 3500 प्लस प्रोडक्ट इंडिया में कैसे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, उनको ये भी पता है किस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, और इसकी मशीनरी आपको कौन से कंट्री में मिलेगी, कौन से कंट्री में सस्ती मिलेगी, और किस माध्यम से उसको इंडिया के अंदर लाया जाएगा, गवर्नमेंट किस चीज़ के ऊपर कितना आपको सब्सिडी देता है, ही नो एवरीथिंग। अगर उनके साथ में आपको बैठना है, ही मे एंड अप चार्जिंग 25,000 35,000 फॉर 1 सिटिंग नॉट एक्सीडिंग 1 आवर। 1 घंटा भी अगर आपको उसके साथ में बैठना है तो 20-25 हज़ार रुपये आराम से लेते वो, ज़्यादा ही, कम नहीं। मैंने बहुत छोटा अमाउंट बोल दिया तुम लोगों को, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ही आया, उन्होंने बोला भाई कैपिटल गुड्स ला के दे रहा हूँ तेरे को चाइना से, इट विल टेक मोर देन ईयर्स एज वेल, अप्रूवल लगता है, ये लगता है, वो लगता है, ठीक है। तो बोले वहां पे 365 डेज का टाइम नहीं है। अगर तुमने कैपिटल गुड्स के नाम में किससे पैसा लिया होगा, दिस इज ऑल्सो नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट। लेकिन मानो जो परमिशन आपको चाहिए थी वो परमिशन आपको नहीं मिली, या फिर जो आपको लाइसेंस चाहिए था वो लाइसेंस आपका रद्द हो गया, तो द फंड इज रिफंडेबल, फिर उनको उनका पैसा रिफंड कर दो आने वाले 15 दिन के अंदर। 15 दिन में अगर आपने रिटर्न नहीं किया तो ऐसे वाले केस में वो डिपॉजिट माना जाएगा, ठीक है सर। सिक्योरिटी डिपॉजिट बच्चों किसके लिए? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड वगैरह के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस के लिए, अगेन नॉट अ डिपॉजिट, नॉट अ क्या बोल सकते हैं, डिपॉजिट। एंड वारंटी सर्विस आती है, आप देखना फोन लेते तो वारंटी एक्सटेंड करके लेते 2 साल, तो जो एक्सटेंडेड वारंटी का जो पैसा लिया दैट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट। हाँ, वो कब होगा? समझो जो अपना ये है, क्या बोल सकते हैं, मोबाइल 2 साल प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है, एक्सटेंड होता है, लेकिन OnePlus वालों ने 3 साल लिया तो 1 साल एक्स्ट्रा लिया ना, नाउ इट इज डिपॉजिट। बच्चों जस्ट होल्ड ऑन, एक बार है ना इसको देखो, मैं आया 1 मिनट के अंदर। Guys, we are done with the complete deposit chapter. Guys, we are done with the complete deposit chapter, है ना। there is nothing that is left from deposit, ठीक है। चलो, so I hope you enjoyed the lecture,
थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। मैंने मेरे तरफ से 100% दिया हुआ है, अब आपका ड्यूटी बनता है कि आपने अपना 100% देना है, ठीक है। कुछ बातें क्वेश्चंस मेरे साइड से, इफ यू आर कैपेबल टू गिव आंसर तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर डन विद द कंप्लीट चैप्टर। सेक्शन नंबर देखो ध्यान दो, सेक्शन नंबर 73 बिना देखे, कंपनी यू कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक unless you comply with the provision of this act. This section is not applicable to banking company, non-banking financial company, housing finance company. Subsection 2, you have to pass ordinary resolution. Subsection 3, repayment of principal plus interest as per the terms and conditions. Subsection 4, if there's a default, है ना, application to tribunal give order to pay the money. And 5, DRRA account can be used only for particular purpose. Next, कुछ condition है, condition क्या है, circular to member, before that circular to ROC, तीसरा नो डिफॉल्ट सर्टिफिकेशन, और चौथा आपको करना पड़ेगा क्या, तुम्हारा ये DRRA अकाउंट जिसके अंदर 20% ऑफ अमाउंट डिपॉजिट मैच्योरिंग द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर, उसको अभी से डिपॉजिट करके रखो बाय 30 अप्रैल, ठीक है। दिस 5 कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी अप टू 100% एक्सेप्ट कर रहे होगे, या फिर ऐसी कंपनी स्टार्टअप कंपनी जिसको पहले 5 साल है, और तीसरा ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। कौन सी 3 कंडीशन, यू आर नीदर एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ एनी कंपनी, योर बोरिंग इज नॉट एक्सीडिंग ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, एंड तीसरा क्या बोला है यहाँ पे, योर कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड, ठीक है। विद दिस वी आर डन विद सेक्शन नंबर 73। 76 क्या बोलता है, यू कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक प्रोवाइडेड यू आर एलिजिबल पब्लिक कंपनी, यू नीड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन, SR इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द लिमिट नॉट एक्सीडिंग 181C का लिमिट, है ना। देन द थर्ड पॉइंट इज यू हैव टू टेक फॉलो 73 सबसेक्शन 2, मतलब सर्कुलर टू ROC, फिर मेंबर, फिर DRRA अकाउंट, फिर सर्टिफिकेशन फ्रॉम ऑडिटर, ऑल दिस थिंग। देन क्रेडिट रेटिंग इज मैंडेटरी एवरी ईयर टिल द टाइम ऑफ डिपॉजिट इज कंटिन्यू। और लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला था कि अगर डिपॉजिट सिक्योर है यू हैव टू क्रिएट चार्ज ऑन इट, समझ में आ रहा है। फिर डिफॉल्ट किया तो सेक्शन नंबर 76A। कुछ मोटा मोटी बातें तुमको याद होना क्या चाहिए, डिपॉजिट का टेन्योर कितना है, 36 से 36, छोटा 3 महीने का कम से कम, बट वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10%, डन। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना होना चाहिए सर, एलिजिबल 35% के अंदर, पब्लिक से 25, मेंबर से 10, गवर्नमेंट कंपनी 35, दोनों को मिला के, नॉन एलिजिबल 35% फ्रॉम मेंबर, प्राइवेट अप टू 100%, स्टार्टअप कंपनी फर्स्ट 10 ईयर में नो लिमिट, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है नो लिमिट, समझ में आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर कि डिपॉजिट ट्रस्ट डीड आपको एक एग्जीक्यूट करनी पड़ती है अगर डिपॉजिट सिक्योर होता है तो 7 डेज बिफोर, है ना। डिपॉजिट रिसिप्ट आपको देना पड़ेगा कितने दिन में, विद इन 21 डेज। रिसिप्ट देने के 7 दिन के अंदर रजिस्टर के अंदर एंट्री करो, रजिस्टर में जो लास्ट एंट्री होगा उसके 8 साल बाद तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर को, ठीक है। डिपॉजिट के अंदर आप डिपॉजिट ले सकते हो तो मैक्सिमम 3 लोग जॉइंटली होल्ड कर सकते हैं विद द मल्टीपल क्लॉजेस इनसाइड इट, है ना। अगर आपको इतना भी याद आता है यू आर डन विद द डिपॉजिट चैप्टर। एंड व्हाट इज नॉट डिपॉजिट, तो गवर्नमेंट से आया हुआ पैसा, फॉरेन सोर्स से आया हुआ, फेमा का कंप्लायंस किया वाला पैसा, या फिर आप बोलो सेक्टर रेगुलेटर के डायरेक्शन से आया हुआ पैसा, या बैंकिंग इंडस्ट्री से आया हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं है। डायरेक्टर या रिलेटिव से पैसा आता है प्राइवेट कंपनी में, नॉट डिपॉजिट। डायरेक्टर से पैसा आता है प्राइवेट कंपनी में, नॉट अ डिपॉजिट। एम्प्लॉय से पैसा आता है नॉन इंटरेस्ट बेरिंग, उसकी एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं है तो नॉट अ डिपॉजिट। या फिर प्रमोटर से पैसा आ रहा है इनसिक्योर अनसिक्योर लोन के फॉर्मेट में एज अ कंडीशन स्टिपुलेटेड बाय द बैंक, तो टिल द पॉइंट हम लोग बैंक का पैसा रिपेमेंट नहीं करते, इट इज नॉट अ डिपॉजिट। इंस्ट्रूमेंट के केस में अगर मैं बात करूं, कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, नॉट अ डिपॉजिट। अगर शेयर एप्लीकेशन मनी, सिक्योरिटी एप्लीकेशन मनी आया 60 डेज में अलॉटमेंट करो, नहीं किया तो 15 दिन में रिफंड करो, नहीं किया देन इट विल बी डिपॉजिट। अब डिबेंचर बॉन्ड सिक्योर है, फर्स्ट चार्ज पारी पास विद फर्स्ट चार्ज, दूसरा बात टेंजिबल एसेट पे, तीसरा बात 100% सिक्योर है, देन इट इज नॉट डिपॉजिट। नेक्स्ट, अगर कन्वर्टिबल है 10 साल के अंदर, नॉट डिपॉजिट। सर नॉन कन्वर्टिबल है, लिस्टेड है, नॉट डिपॉजिट, अनलिस्टेड है, इट इज डिपॉजिट, ठीक है। इसके बाद में तुम अगर देखो नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या आता है इस चैप्टर के अंदर, हाँ एडवांस मनी आया गुड्स एंड सर्विस के अगेंस्ट में तो 365 डेज में गुड्स सर्विस दे दो। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आया
तो जितना टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है उसके अगेंस्ट में उसको उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी देखो। कैपिटल गुड्स जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है उसके हिसाब से। अगर आपका परमिशन लाइसेंस कैंसिल हो जाता है विद इन 15 डेज पैसा रिफंड कर दो, अदरवाइज इट विल बी डिपॉजिट। निधि कंपनी को आया हुआ पैसा नॉट डिपॉजिट, चिट फंड कंपनी को आया हुआ पैसा नॉट डिपॉजिट। इसके अलावा सर किसको किसको पैसा आया, वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, वेंचर कैपिटल फंड वगैरह से पैसा आया, नॉट अ डिपॉजिट। एंड वी आर डन विद द चैप्टर कॉल्ड डिपॉजिट गाइस। ठीक है, देयर इज वन मोर थिंग, हु कैन बी डिपॉजिटर, ट्रस्टी, है ना। तो देयर इज अ पर्सन, डायरेक्टर, केएमपी की मैनेजरियल पर्सन, एम्प्लॉय ऑफिसर ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी कैन नॉट बी अ डिपॉजिट, या जिस डिपॉजिटर ट्रस्टी, या फिर जो क्या बोल सकते हैं जिसने कंपनी को लोन इंडेप्टेड है, कंपनी को पैसा देने का बाकी, दैट पर्सन कैन नॉट बी डिपॉजिटर ट्रस्टी। नेक्स्ट पॉइंट होता है तुम्हारा कि जिसने डिपॉजिट के प्रति गारंटी दी है, दैट पर्सन कैन नॉट ऑल्सो बी डिपॉजिटर ट्रस्टी। ठीक है, तो दिस आर द पॉइंट दैट यू मस्ट रिमेंबर, एंड विद दिस वी आर डन विद द एंटायर डिपॉजिट चैप्टर। बच्चों ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस सेशन, ये सेशन होने के बाद में आप लोग कमेंट करना, कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। इधर थैंक यू नहीं बोला तो भी चलेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो। इसी के साथ में टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। टुमारो मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि मैं डिपॉजिट के क्वेश्चन आंसर तुम लोगों के करवा दूँ। मतलब आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि सर क्वेश्चन आंसर लिखते कैसे हैं। तो कल डिपॉजिट का चैप्टर पढ़ कर आओ, मैं क्वेश्चन आंसर कवर कराऊंगा डिपॉजिट चैप्टर के। ठीक है, और बाकायदा कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं खुद भी लिख के आपको बताऊंगा। पहले आपको समय दूंगा, यू हैव टू राइट, देन आई विल राइट। जब मैं लिखूंगा तो आपके आंसर मेरे आंसर से क्रॉस चेक कर लेना एंड मार्क योरसेल्फ कि तुम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।